क्रंचीरोल ने फर्स्ट टाइम इंडियन वॉइस एक्टर्स की कैटेगरी अनाउंस की है, बेस्ट हिंदी वॉइस इन एनिमेज, एंड यू आर द ओनली फीमेल वॉइस एक्टर। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके ही ये जाना है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। सबसे बड़ा कैरेक्टर जो तुम्हें मिला वो कौन सा था? साउंड एंड विजन में मुझे बुलाया था, रियो 2 के ऑडिशंस चल रहे थे। Okay. तो मैं गई और मैंने दिया ऑडिशन। मुझे तो पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि इसका रिजल्ट आएगा क्या, मैं सिलेक्ट होंगी क्या, कैसा था। वॉइस इंडस्ट्री में ऐसा है कि पेमेंट जो होता है, ऐसा नहीं है कि आपने आज काम किया है तो आपको 1 महीने बाद मिलना जरूरी है। कुछ प्रोजेक्ट्स में मिलता है और कुछ प्रोजेक्ट्स में 90, 100, 200 डेज भी जाते हैं। तो एनिमे में आप जब डब करते हो और जब ऐसे लाइव एक्शन फिल्म्स करते हो तो इसमें आपको कुछ डिफरेंशिएट महसूस होता है? मुझे लगता है एनिमे डब करना ज्यादा फन है, लेकिन लाइव में क्या है, बहुत इंटेंस होता है, सटल होता है। कैसा रहा फ्रीरेन? उसका ऐसा पोकर फेस ही होता है, जब वो खुश भी है तो हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो कई बार ऐसे एक्साइटमेंट में ज्यादा एक्सप्रेशंस देने की कोशिश करूँ तो मुझे बोलते थे, अरे नताशा इतना एक्सप्रेशन मत दे, उसके शक्ल पे इतना। गाना सुनाओ यार। अरे बाप रे। फिल्म का आवाज माशा की वॉइस में। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, एक ताजा टुकड़ा चांद का। वेलकम टू विचार एंड वाइब्स नताशा। थैंक यू। अच्छा नताशा ना, मैं बताना चाहता हूँ, नताशा थोड़ा सा आने के लिए थोड़ा सा रिलेक्टेंट थी, बोलती यार मैं इंटरव्यू वगैरह नहीं देती है। तुमने आज तक कभी कुछ पॉडकास्ट या कुछ ऐसे कुछ नहीं किया ना? मुझे बहुत बार लोगों ने पूछा है कि मैम हम इंटरव्यू करना चाहते हैं या क्या पाओगे, मैं हमेशा भाग जाती हूँ। लेकिन हम पकड़ के लाए विचार एंड वाइब्स में नताशा को। थैंक यू सो मच नताशा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले नताशा कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। क्रंचीरोल ने फर्स्ट टाइम इंडियन वॉइस एक्टर्स की कैटेगरी अनाउंस की है, बेस्ट हिंदी वॉइस इन एनिमेज, एंड यू आर द ओनली फीमेल वॉइस एक्टर। कांग्रेचुलेशंस यार, बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फीलिंग है तुम्हारे लिए भी, हम सबके लिए जितने भी आर्टिस्ट नॉमिनेट हुए हैं। तुम्हें कैसा फील हुआ, कैसे पता चला और कैसा लगा जब पता चला? मैं एक्चुअली जब मुझे पता चला, मुझे इंस्टाग्राम में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने पहले रियलाइज नहीं किया। फिर किसी ने मुझे, गोकू एनिमे पेज है तो उन्होंने मुझे, उनका कंटिन्यूस मैसेज आ रहा था कि मैम आप सिलेक्ट हो गए हो। तो मैं से देख रही हूँ, मैंने देखा अच्छा, तो तब भी मुझे लगा कि शायद कोई फैन पेज ऐसे कुछ होगा जिसने नॉमिनेट किया है। हाँ, जिसने नॉमिनेट किया है। फिर ऑफिशियल क्रंचीरोल का हो रहा है वो पता नहीं ऑफिशियल क्रंचीरोल का मुझे नहीं पता था। फिर बाद में मैंने शिव को पूछा, मैंने बोला यार ऐसे कुछ तो मुझे मैसेज आया, ऐसा है क्या? तो हम दोनों ने चेक किया और फिर रियलाइज हुआ कि हाँ ये एक्चुअली क्रंचीरोल के अवार्ड्स हैं, जिसमें उन्होंने सामने से कुछ आर्टिस्ट को, इंडियन वॉइसेस को, हिंदी वॉइसेस को नॉमिनेट किया, कैटेगरी शुरू की है। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड आई होप तुम जीत जाओ। लड़की, इकलौती लड़की। अच्छा इसमें क्यों वो करना है क्या? इसमें वोट करना है ना पड़ता है। तो आई गेस कुछ 14th अप्रैल तक कुछ वोटिंग लाइंस ओपन थी। अच्छा अभी बंद हो गई ना? अब बंद हो गई। ठीक है। तो मैं तो बोलने वाला था वोट कर लो, लेकिन अब दुआ कर लो है ना नताशा के लिए हमारी, कि जीत जाए नताशा। अमेजिंग यार नताशा। तो नताशा सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे, ये मैं सबसे ही पूछता हूँ, वॉइस एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे तुम इस बूथ में, डबिंग बूथ में गई, माइक के साथ, हेडफोन के साथ, अलग अलग कैरेक्टर्स का शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली मैंने कुछ सोचा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसी कोई इंडस्ट्री होती है। कब तक? 2012, मतलब मैं 11 पास आउट हूँ, मतलब अच्छा। मैंने ग्रेड 2011 में पास किया था। उसके बाद मैंने BMM लिया था, तो मैंने कुछ इंटर्नशिप्स ट्राई किए जो मुझे, BMM इज मास मीडिया, बैचलर्स इन मास मीडिया। ओके। तो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके ही ये जाना है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। अच्छा। तो नाइस, ये अच्छा तरीका है। हाँ, तो मैंने ये इंटर्नशिप किया, मैंने कहा नहीं यार, ये कुछ नहीं महीने के ये नहीं करना। फिर कुछ नया ट्राई किया, फिर नहीं करना। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड है सविता दी करके, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हें वॉइसिंग ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा फिर क्या होता है? तो मैंने गूगल माँ से पूछा, चलो टाइप करो देखो क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि साउंड एंड विजन करके एक स्टूडियो है जो डबिंग कराता है। फिर उन्होंने बोला इसके आगे मुझे नहीं पता है, तुम खुद मतलब ढूंढो इंटरनेट पे क्या है कैसा है। तो मैंने जैसे तैसे
कुछ तो लैंडलाइन नंबर का जुगाड़ किया, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढा, बीच में कुछ नंबर्स थे जो नहीं लगे, फिर कर लिया मैंने जुगाड़। लैंडलाइन नंबर तुम्हें मिल गया वहाँ का? हाँ मिल गया। मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि मैम मुझे वॉइस आर्टिस्ट बनना है, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कर सकते हैं कि कैसे, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनका नया वर्कशॉप शुरू होने वाला है साउंड एंड विजन का। हाँ, साउंड एंड विजन का, पर उन्होंने टाई अप किया था SNDT के साथ। What is SNDT? SNDT इज वुमेन्स कॉलेज जो सांता क्रूज में है। Okay. तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एनरोल करना है, तो उन्होंने नंबर दिया और कहा कि आप वहाँ कॉल कीजिए। तो वैसे मैं वहाँ गई, फिर वहाँ पे एनरोल किया। वर्कशॉप ली तुमने? वर्कशॉप ली। किन्होंने ली थी वर्कशॉप? मोना दी ने ही अच्छा ली थी हमारी। कितने दिन की वर्कशॉप थी ये एक्चुअली हमारा नवंबर में शुरू हुआ, बट जैन तक खिंच गया। हम हफ्ते में 2 दिन होता वीकेंड था। वर्कशॉप्स थी? वीकेंड, हाँ, ट्यूसडेज एंड थर्सडेज ऐसा कुछ होता था। ट्वाइस अ वीक। बट देन क्योंकि कॉलेज था और नवंबर के वक्त की बात है, तो बहुत दिवाली वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन और ये सब के चक्कर में कॉलेज बंद होता था, तो वो जैन तक वर्कशॉप एक्सटेंड हो गया, स्ट्रेच हो गया। और टोटल कितनी क्लासेस ली थी तुमने? बाप रे, ऐसे तो मुझे याद नहीं है। 10-20? हाँ, आई गेस है ना? 10 से तो ज्यादा ही थे। तो उन क्लासेस में उससे पहले तुम वॉइस एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी? कुछ भी नहीं। वॉइसिंग होती है, बट उससे पहले तुम ऐसे एनिमेशन या कार्टून या फिल्म्स, डब्ड फिल्म्स, वो सब देखती थी तुम? हाँ, मतलब डब में तो एनिमेशन ही, कार्टून नेटवर्क और डिज्नी आर वाली किड हूँ मैं, तो मैंने बहुत एनिमेशंस तो देखे हैं। हिंदी में? हिंदी में इंग्लिश में तो नहीं। तो मैं एनिमेशन बचपन से हिंदी में देखती आई हूँ, तो पर मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि ओके, इसके पीछे किसी इंसान की आवाज है, कोई है पीछे जो बोल रहा है। तुम सिर्फ कंटेंट एंजॉय कर रही थी, तुम उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं गई। दैट इज द प्योरिटी ऑफ एक इंसान की प्योरिटी होती है, वो ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाता है ना वो। क्योंकि इस समय मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मैं बस ये एंजॉय करना चाहता हूँ। तुमने वैसे ही किया। लेटर ऑन जब किसी ने बोला कि तुम्हारी वॉइस अच्छी है, तब तुमने उस तरीके से उसको देखा। हाँ, तो फिर तो ऐसे हमारा वर्कशॉप का बहुत सारी डिफरेंट हर एक सेशंस में हम अलग चीजें करते थे। तो जब तुम वर्कशॉप कर रही थी, तो तब तुमको जब बताया कि हम लोग एनिमेशन भी डब करते हैं, फिल्म्स भी डब करते हैं, बताया होगा वर्कशॉप में? हाँ। तब तुमने कुछ कनेक्ट किया कि अच्छा, मैं वो देखती थी, वहां पर अलग अलग वॉइसेस थे, तो अच्छा वही लोग वॉइस निकालते हैं। हाँ। वैसे ही वॉइस एक्टर्स होते हैं, वही मैं बन रही हूँ। तब तुम्हें कुछ वाला फीलिंग ऐसा हुआ कि टीवी में मेरी वॉइस सुनाई देगी? हाँ, मतलब मैं ऐसे बहुत ही पहले तो मुझे ये चीज़ रियलाइज ही नहीं हुई कि एक स्टूडियो होता है, एक साउंड इंजीनियर की एक रूम होती है, फिर आर्टिस्ट का रूम होता है। तुम्हें कुछ नहीं पता था? नहीं। तो जब मैंने वर्कशॉप करना शुरू किया, मैंने कहा ओह अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप खड़े खड़े बोल दो तो आवाज चली जाएगी, ऐसे तो थोड़ी होता है। एक पूरी टीम है पीछे। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद एक्चुअली हमारा जब वर्कशॉप ऑलमोस्ट खत्म होने आया था, तो मेरी एक बैचमेट है जो वॉइस आर्टिस्ट है, भाग्यश्री करके। तो उन्होंने कहीं उनका अप्रूव हुआ था, तो उन्होंने शायद डब किया था। वो उन्होंने भी कुछ छोटा सा कैरेक्टर किया था। तो ड्यूरिंग वर्कशॉप भी ऑलमोस्ट एंड, मतलब जैन की बात है, जब हमारा वर्कशॉप एंड हो रहा था। पता नहीं उनको कहीं से नंबर मिला, तो उन्होंने गई, ऑडिशन दिया, अप्रूव हो गया, करके आई वो। हाँ, तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि तू चलेगी क्या मेरे साथ, मैं तुझे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, कि अभी तो खत्म भी नहीं हुआ वर्कशॉप और मैं स्टूडियो जा रही हूँ, मतलब स्टूडियो जा रही हूँ। अच्छा। मिलेगा नहीं मिलेगा उसका मुझे कुछ नहीं था, पर मैं एक्साइटेड थी कि मैं स्टूडियो जाऊंगी। नाइस। तो मैं गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भी वॉइस आर्टिस्ट है, हम सेम वॉइस वर्क, हाँ सेम बैच से हैं। मैंने कहा ठीक है, तो हम ऑडिशन ले लेते हैं। तो ये VR स्टूडियो था, तो वो मुझे VR स्टूडियो लेकर गई। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप भी वॉइस आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो, सीख रहे हो, ठीक है। कौन थे वहाँ? कमलदा थे क्या? कमल जी थे आई गेस। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाओ, ऑडिशन कर लिया। तो उस वक्त एक्चुअली ऐसा था, वेबलू सीरीज थी शायद, और है ना, एक उनकी जो फीमेल आर्टिस्ट थी, आई थिंक वो प्रेग्नेंट थी, तो शायद वो कुछ एंड के एपिसोड्स नहीं कर पा रही थी, तो वो शायद ढूंढ रहे थे। तो तभी उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और उनको लगा कि ठीक है। और तब मतलब 2011 की बात है, तो मेरी आवाज़ एकदम ऐसे और बच्ची सी थी, तो नॉर्मल वॉइस टेक्सचर के साथ ही उन्होंने बोला अरे हाँ, ये तो जा रहा है, अच्छा है बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आ सकते हो। मैंने बोला हाँ। मैंने कहा मैं क्यों नहीं आऊंगी? हाँ, मैंने कहा हाँ,
मैं तो आ जाऊंगी। हाँ। तब उनका शायद चेंबूर में हाँ, कुछ चेंबूर में भी स्टूडियो था, उनका एक चेंबूर में था, स्टूडियो हाँ। है, हाँ। तो मैं वहां गई और अब मैंने तो तुम्हारा वर्कशॉप खत्म नहीं हुआ और तुम्हें एक नहीं। कैरेक्टर मिल गया? हाँ क्या कैरेक्टर में बात है यार। तो मैंने किया। अब मैं गई, तो उसमें कैरेक्टर कौन सा था? लीड था या लीड नहीं था, एक one of the- incidental मतलब character वो था? शांत, ज्यादा बोलती नहीं थी, एक दो वर्ड बोलेगी और रिएक्शंस उसके होते थे। और तो कुछ जब तुमने ये ऑडिशन क्रैक किया तो तुम्हारा पहला ऑडिशन था मेरा और पहला ऑडिशन ही क्रैक कर लिया, हाँ। तो तुम्हारा फ्लो अच्छा था इसका मतलब? हाँ, मतलब मुझे लगता है हमने वर्कशॉप के दौरान स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग भी की थी, एनिमेशन कैसे करना है या डिस्कवरी के अगर डब्स होते हैं तो कैसे करने, तो उसकी प्रैक्टिस हो गई तो थी। तुम्हें पता चल गया था कि कैरेक्टर को किस तरीके से ढालना है शो के वाइज। हाँ तो जब तुमने वो ऑडिशन में तुम गई तो तुम्हें लगा ये एनिमेटेड कैरेक्टर था? हाँ एनिमेटेड कैरेक्टर। वे ब्लू ना, हाँ। मेरे को नाम मतलब शो याद नहीं आ रहा। बहुत हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब तुम्हें उस ट्रेनिंग से तुम्हें ये पता चल गया था कि सीरीज कैसी है, उस हिसाब से हमें कैसे एक्ट करना है, हाँ है ना? तो क्योंकि वो- उससे पहले तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं था ना, नहीं ड्यूरिंग वर्कशॉप ही तुम्हें पता चला, हाँ व्हिच इज नाइस, वेरी नाइस। तो वैसे मैंने किया। और लेकिन अब क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं बहुत स्लो थी, बहुत स्लो कैसी स्लो मतलब? कि इन द सेंस अगर मान लो वो रिएक्शन दे रही है तो वो अगर सुनाएंगे तो मैं पूरा सुनूंगी, फिर मैं बोलूंगी, ओके, फिर सर बोलेंगे टेक करें, हाँ टेक, फिर मैं हो गया। तो वो जो इंजीनियर थे बोलते कि नताशा जब सांसें ले रहे होते या चिल्ला तो आप सुन के आप दे देना। हाँ, अब मुझे उसकी तो आदत है नहीं ना, हाँ, तो अगर कुछ लाइन बोलना है कि चलो यहाँ चलते हैं, तो हाँ। फिर मैं पूरा सुनूंगी, चलो यहाँ चलते हैं, ठीक है, फिर मैं स्क्रिप्ट में देखूंगी, चलो यहाँ चलते हैं, एक बार देख लो, हाँ। फिर वो दिखा रहे हैं, चलो यहाँ चलते हैं, ठीक है टेक, चलो यहाँ चलते हैं। तो वो बेचारे इंजीनियर थोड़े परेशान हो गए, पर उनमें बहुत पेशेंस था, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे मुझे ट्रीट नहीं किया कि अरे जल्दी करो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्टूडियो का टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे नहीं। तो आराम आराम से मैंने नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ऐसे लोग मिले, लेकिन ये प्रोसेस सबसे बेस्ट प्रोसेस है। ये तुम्हारा नेचुरल था, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें जानता भी इतने सालों से, तुम बहुत नेचुरल हो, है ना, बात करने में, मिलने में, है ना। और तुम्हारे जो अभी मेरे को अभी पता चल रहा है, ये जिस तरह से तुम्हें कैरेक्टर मिला और जिस तरह से तुम इस इंडस्ट्री में आई, वो बहुत नेचुरली फ्लो हुआ है। तुम्हारे वॉइस को देखते हुए तुम्हारे किसी दीदी ने तुम्हें सजेस्ट किया। मैं ये बात इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि एफर्टलेसली फ्लो तभी होगा जीवन में जब आप अपने प्रति या अपने काम के प्रति ईमानदार रहोगे। तुम ईमानदारी से वो काम कर रही थी कि मेरे को नेचुरली वॉइस अच्छी करनी है, इसके कैरेक्टर डायलॉग्स अच्छे से बोलने हैं, रिएक्शन अच्छे से देने हैं, तो इसमें तो इतना टाइम लगेगा ना, हाँ, है ना। तो ये तो सुन के पढ़ के, है ना, हाँ, तुम मतलब वो मैंने कहा और मैं बिल्कुल भी किसी को इम्प्रेस करना हो या मुझे ऐसे दिखाना हो कि नहीं नहीं देखिए मेरे अंदर, मैं कहा नहीं भाई, मैं करने जाऊंगी मेरा ही पोपट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जैसे जैसे फ्लो, जैसे जो मुझे फील हो रहा है वैसी चीजें करूंगी। वेरी गुड। ये बहुत अच्छी सीखने वाली बात है दोस्तों। अगर आप ये सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये हमेशा अपने जहन में रखना है कि हमको जितना नेचुरल हो सके जीवन में उतना नेचुरल रहना है, परफॉर्मेंस में भी। और उसके बाद परफॉर्मेंस, क्योंकि एक्टिंग बोलते हैं ना, क्या नेचुरल एक्टिंग की है, वो नेचुरल एक्टिंग वही कर पाता है जो जीवन में भी थोड़ा सा नेचुरल रहे। और उसके बाद तुमने, अभी हम तो जानेंगे और तुमने देखा ही होगा नताशा का ग्राफ कैसे बढ़ा है। वो एक पहले ऑडिशन से जो एक छोटे कैरेक्टर के लिए हुआ, जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब हुई, फिर आगे बढ़ती रही तुम, फिर नेवर एंडिंग जर्नी। वेरी नाइस। हाँ, तो ये एक मतलब कंटिन्यूटी नहीं था, मैंने कुछ एपिसोड्स ही किए थे, तो वो हुआ तो मुझे लगा चलो ठीक है। फिर मैंने मोना दी को बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई ऐसे, तो वो भी बहुत खुश हुई कि ओह वाह, लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव रियली स्टार्टेड डबिंग, कि बिना मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे तो मैंने किया, तो मुझे लगा बस अब तो हो गया, अब तो सही है, ठीक है। तो वर्कशॉप खत्म हुआ, तो फिर उन्होंने अपने स्टूडियो के कोऑर्डिनेटर्स के नंबर दिए थे कि वर्कशॉप होने के बाद आप चाहो तो जाके वहाँ पे, मतलब एक सेशन था जहाँ पे उन्होंने सारे अपने स्टूडेंट्स को बैच की पाँच का ग्रुप बना के आप जाइए और स्टूडियो में एक दिन जाइए और देखिए कि कैसे डबिंग होती है। Okay. तो वैसे हुआ। फिर उन्होंने, तो मैं गई, तो हम साउंड एंड विजन स्टूडियो गए। फिर वहाँ पे हमने एक दिन ऐसे पूरा दिन नहीं, लेकिन कुछ ऐसे थोड़ी देर बैठ के देखा हमने डब चल रहा है। हाँ, तो फिर वो हुआ। फिर उसके बाद वर्कशॉप खत्म हुआ एंड देन मैंने कहा कि अब तो खत्म हो गया, अब क्या। फिर मुझे लगा एक स्टूडियो में एंट्री मिल गई, ठीक है, पर वो भी एक शो खत्म हुआ, देन उसके बाद
वो हो गया। तो फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा वापस नया स्टार्ट करने में। तो मैम ने बोला था कि क्राउड डब अगर आपको करना है तो आप मतलब क्राउड डब से ही शुरुआत होती है। तो जैसे मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर का नंबर उन्होंने दिया, तो हम सारे स्टूडेंट्स लग गए, चलो सब लोग call मिलके हैं। हाँ, कि सबने नंबर ले लिए और सब ऐसे कि किसका नंबर लगता है, किसको मौका तो मिलता और कौन कौन थे तुम्हारे साथ, तुम्हारे उस बैच में? आज के डेट में जो डबिंग कर रहे हैं मैं और भाग्यश्री ही हैं। अच्छा, बाकी उन्हें तो हाँ अलग छोड़ दिया, प्रोफेशन में चले गए ठीक है, सारे। ठीक है। तो मैंने कहा एक का नंबर लग गया, किसी दिन एक का नंबर लग गया कि कोई जा रहा है सामने। मैंने कहा मेरा नंबर नहीं आ रहा है यार। मैं कॉल करी तो उन्होंने कहा अब तो फुल हो गया, अगली बार आपको बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते मेरा तो नंबर आया ही नहीं, बहुत टाइम, मतलब मुझे क्राउड में एंट्री थोड़ा मिली टाइम लगा। हाँ, लेकिन उसके बीच में जब खत्म हुआ वर्कशॉप तो मुझे लगा कि यार और स्टूडियोज भी तो होंगे, तो क्या कैसे एंट्री करें अपार्ट फ्रॉम साउंड एंड विजन। तो मेरी एक वही बैचमेट थी ताशा करके, तो उसने ना कहीं से तो स्टूडियो के एड्रेस जुगाड़ लिए थे और उसने मुझे बोला था कि नताशा एक काम करते, मैंने ना एड्रेस निकाल लिया है तो हम चलते हैं। मैंने बोला चलते हैं कैसे मतलब क्या? उसने कहा नहीं हम सीधे चले जाएंगे अंदर और इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत हमारा जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन था वो। अच्छा, बुरा डिसीजन था। हाँ, अच्छा, क्योंकि तब हमें पता नहीं था। हम गए क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे। कौन कौन से स्टूडियो गए तुम लोग? आज के डेट में जिन भी स्टूडियोज में डब करती हूँ उनमें से कोई स्टूडियो नहीं था वो। आई थिंक वो साउंड जहाँ पे सॉन्ग्स रिकॉर्ड होती हैं या वैसे वाले स्टूडियोज थे जहाँ पे म्यूजिक रिकॉर्डिंग होती है। हम चले गए दोनों छोटे से चंगू मंगू के और जाके इंट्रोड्यूस करे, हेलो, कि जो रिसेप्शन में बैठे पूछे हाँ क्या हुआ, कि हम वॉइस आर्टिस्ट हैं, हमने वॉइस वर्कशॉप किया है, ये देखिए हमारे सर्टिफिकेट्स, हमें जॉब चाहिए। क्या बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बहुतों ने तो टरका दिया, ठीक है कल आना परसों आना। फिर हम एक जगह गए, अच्छा ठीक है अपना नाम और नंबर छोड़ के जाओ। तो वो इट डिडंट वर्क। फुल तुम लोगों ने वैसा स्ट्रगल किया है, अलग अलग जगह कास्टिंग एजेंसी वाले जैसे एक्टर्स लोग जाते हैं ना। हाँ, हम गए क्योंकि नंबर्स ही नहीं थे ना, कि हम उस सर्कल में ही नहीं आए थे। मतलब सर्कल में ही नहीं थे तो कैसे पता चलेगा? तो वो तो वर्क किया नहीं। तो फिर एक दिन इसमें कितना टाइम कितना जैसे जनवरी में तुम्हारी वर्कशॉप खत्म हुई, 2012 में खत्म हुई वर्कशॉप 2000, हाँ है ना। हाँ, तो फिर ये प्रोसेस, ये एक्सरसाइज तुमने कितने महीनों तक की? ये मतलब हमने ज्यादा ट्राई नहीं किया, वो 1-2-3 हफ्ते हमने कोशिश की। ठीक है। तो वो इतना वर्क नहीं किया। फिर इस दौरान बीच में चलो साउंड एंड विजन का एक वो नंबर लगा तो उन्होंने मुझे बुला लिया क्राउड डब में। क्राउड डब में फिर तुम्हारा नंबर लग गया। ओके। तो वहां पे जब मैं क्राउड डब करने गई तो मैंने बहुत सारे और नए आर्टिस्ट से मिली। फिर वो एक मतलब क्राउड डब मुझे लगता है करना इसलिए भी बहुत वर्क करता है क्योंकि आप वो सर्कल में आ जाते हो। फिर आप लोगों से मिलते हो जिन्होंने बाहर भी डब्स किए। जब तुम्हारा पहला क्राउड डब याद है तुम्हें? किसके लिए था, कौन से शो के लिए था, फिल्म के लिए था? नहीं। ठीक है, ये याद है उस दिन कौन कौन थे वहाँ? यार मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तुमसे कि कोई क्राउड डब में कोई ऐसा तुम्हें आर्टिस्ट मिला था जिससे तुम इम्प्रेस हो गए, वाह यार ये सही डबिंग कर रहा है, ऐसा कोई याद है? नहीं याद मतलब नहीं, ऐसे एक्चुअली हम बहुत सारे लोग थे, जैसे वॉरेन हो गया या फरहान, मोहित, मैं, शिव, शाइनी, ऐसे बहुत सारे, खुशबू, हम बहुत सारे आर्टिस्ट साथ में डब करते थे। एंड आई थिंक बबली जी, शानुदा, तो ऐसे उनका भी एक जो एज ग्रुप था तो हम तो ऐसे मैं मिली थी उनसे। तो वहाँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये? हाँ। क्योंकि जब मैं सबको भी यही बोलता हूँ, जब नए नए लोग आते हैं ना, क्राउड डब करना चाहिए। अब कम भी हो गए हैं क्राउड डब होने, बट होते हैं, अभी भी होते हैं। क्राउड डब में क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिवनेस आती है ना कि इसको माइक में भेजा है, इसको माइक में भेजा है, या उसको देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं ना कि वो कैसे बोल रहा है इस डायलॉग को, तो उससे काफ़ी चीज़ बहुत लर्निंग है वो वहाँ पर। उस माहौल में कभी कभी सुबह से लेकर शाम तक क्राउड डब होता है, कभी 1-2 घंटे के लिए होता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तो वहाँ पर अच्छी दोस्ती हो जाती है, चीज़ें बन जाती हैं, है ना। अलग अलग आर्टिस्ट को आप एक ही प्रोजेक्ट में देख रहे हो डबिंग करते हुए। हाँ, तो ये एक फनी सा इंसिडेंट नहीं है, लेकिन ऐसी क्राउड डब था। पहला 1-2 क्राउड डब मैंने किया था जहाँ पे सिर्फ क्राउड, वो एम्बियंस फिल करने का काम था। मैंने कहा ये तो चलो अच्छा है, झुंड में मिक्स हो जाओ, पता ही नहीं चलना है, ये तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो वो हुआ। फिर तीसरे क्राउड डब में जब मैं गई थी तो क्राउड डब के अलावा उन्होंने कहा कि इंसिडेंटल्स करने हैं, तो मेरी तो पहले फट गई क्योंकि उस दिन क्राउड डब में कुछ 14-15 लोग थे। आई थिंक वो कोई बॉलीवुड फिल्म की डबिंग हो रही थी, तो बहुत सारे लोग थे।
तो फिर यंग वॉइस जो चाहिए, तो उन्होंने हर वॉइस टेक्सचर के हिसाब से आर्टिस्ट, वो एज ग्रुप के आर्टिस्ट आए हुए थे, तो यंग वाले वॉइस टेक्सचर में मैं थी। तो उन्होंने कुछ डब करने के लिए मुझे पता नहीं था ऐसे इंसिडेंटल्स के लिए बुलाएंगे, तो नाम लेके बुलाएंगे। नताशा, वो यंग सी लड़की कौन थी? नताशा आगे आ जाओ जरा माइक पे। तो मुझे आई डोंट रिमेम्बर कि चंपा मैम थी या अल्पना जी थी, तो उन्होंने ऐसे बोला, हाँ अच्छा यंग वॉइस चाहिए, अच्छा नताशा उठ जाओ माइक पर चले जाओ। एक्चुअली जिसको सीन नहीं पता होगा बताता हूँ। जैसे बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं जहाँ पर 15-15, 20-20 लोग भी हम अंदर बैठ सकते हैं, है ना। कभी यशराज में, कभी BR स्टूडियो में, कभी एम्पायर में। तो वहाँ पर क्राउड के दौरान क्या होता है, सब बैठे रहते हैं और गुपचुप बातें करते रहते हैं। और वहाँ मशीन रूम में अपने इंजीनियर्स रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, जो हमारे वॉइस कोऑर्डिनेटर रहते हैं, जिनको पता है कि मैंने इन बच्चे लोगों को, इन आर्टिस्ट को बुला रखा है, किसका वॉइस टेक्सचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा आया। डायरेक्टर बोलेगा इस कैरेक्टर की मैं कोई ऐसा वॉइस चाहिए, मुझे हाई पिच चाहिए, लो पिच चाहिए, एज चाहिए। तो वहाँ से जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो बोलता है अच्छा अमित तू आजा, अमित नताशा आजा, अमित शिव आजा, मतलब नाम लेके बुला देंगे। और एक एक करके माइक पे जाते थे और डायलॉग बोलते थे 2 बार सुन के। पूरी फिल्म में 2 डायलॉग आएंगे, लेकिन उसको भी हम बिल्कुल घबराहट हो जाती थी। बता मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चली गई और मेरा ना हार्ट बीट इतना तेज बीट कर रहा था, और वो ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो मुझे लगा शायद आर्टिस्ट मेरी हार्ट बीट सुन रहे हैं क्या। तो मैं खड़ी और मैं से देख रही हूँ कि सुन रहे हैं क्या, नहीं इनका रिएक्शन नहीं आ रहा। मुझे लगा फिर माइक तो इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आप पेन से कुछ स्क्रैच करो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। करेक्ट। तो जब मैं माइक पे आई तो मेरा इतना तेज हो रहा है, मैं इंजीनियर को देख रही हूँ, उनको तो नहीं पता चल रहा कहीं मेरी हार्ट बीट की आवाज़ तो नहीं रिकॉर्ड हो रही है। तो मुझे इतना डर लग गया था, बट देन एनीवे। लेकिन ये डर अंदर ही अंदर था, बाहर से अगर ये सब दिखा दो आप तो वो होगा ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं होगा। करेक्ट। बट ये जो होता है ना स्टेज फियर बोलते हैं इसको, जो हम थिएटर करते हैं, वो होना जरूरी भी है। उससे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है कि उसको ओवरकम करना, उसको हरा के हमको परफॉर्म करना है। बट तुम फंबल तो नहीं किया होगा? मतलब बाहर तो मैं ऐसी थी जैसे मैं काम हूँ, अंदर ये सब चल रहा है, किसी को पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इतने सारे लोगों के सामने है। एंड ऐसे या तो छोटे क्राउड जो 5-6 लोग हैं तो इतना पता नहीं चलता, जब 14-15 की भीड़ होती है तब बहुत ज्यादा डर लगता है। तो एनीवे वो तो मैंने ओवरकम कर लिया, टेक वगैरह सब हो गया। वैसे क्राउड डब ठीक है, फिर मैंने तो क्राउड डब का सिलसिला ऐसा चलता रहा। क्राउड डब में भी तुम सिंगल लाइनर्स, 1 लाइनर्स बोलने लगी, है ना। सबसे बड़ा ब्रेक कह लो या सबसे बड़ा कैरेक्टर जो तुम्हें मिला वो कौन सा था, कब मिला, किस स्टूडियो मिला और कैसे उसका ऑडिशन हुआ? ये मैंने एक्चुअली साउंड एंड विजन में मुझे बुलाया था, रियो 2 के ऑडिशंस चल रहे थे। Okay. तो उसमें एक बिया कैरेक्टर थी जो बच्ची, उनके 3 बच्चे होते हैं सेकंड पार्ट में, तो उसमें से एक बच्ची का ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया था। तो मैं गई और मैंने दिया ऑडिशन। तो उन्होंने, कल्पेश सर थे, आई गेस हर्षद इंजीनियर थे, तो किया, ऑडिशन कर लिया, ठीक है हो गया। वैसे थी कि और अब हाँ कुछ नहीं, हो गया बेटा आपका। अच्छा, तो कब, मुझे तो पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि इसका रिजल्ट आएगा क्या, मैं सिलेक्ट होंगी क्या, कैसा था। तो वो करते करते चली गई एंड देन उसके बाद ऑलमोस्ट 15-20 डेज हुए और कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं आया रिवर्ट। हाँ रिवर्ट नहीं आया। तो मुझे लगा गया ये तो चला गया। बट 1 महीने बाद, कुछ ऑलमोस्ट 1 महीने बाद उनका मुझे मैसेज आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो उसमें। हाँ, तो मेरा पहला थिएट्रिकल, अगर ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट थिएट्रिकल था जो रियो 2 मूवी थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उससे पहले तुम सीरियल्स, आई मीन एनिमेशन सीरीज वगैरह तुम कर रही थी? सीन वही ऐसा था कि जैसे मैंने क्राउड डब कर लिया, ठीक है, बट देन उसके बाद फिर मैं क्राउड डब में लोगों से मिली, मैंने नंबर्स लिए एंड देन मैंने सोचा चलो अब तो कॉल। फिर मैंने कहा हेलो, मैसेज किया, हेलो सर, आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट, मैंने वर्कशॉप किया है, प्लीज़ मुझे ऑडिशन के लिए बुला लीजिए या जैसे भी। तो मैंने बहुत बार ऐसे ट्राई किया, बट देन बहुत लोगों ने बोला कि कल आना, परसों आना, मंडे कॉल करना, तो वो चीज़ हुई नहीं। उसमें से कुछ स्टूडियोज़ ने मुझे फिर भी बुला लिया, तो मैं 1 लाइन 2 लाइन करने चली गई, उससे ज़्यादा नहीं। इंसिडेंटल्स, डिस्कवरी के शोज़ हो गए, क्योंकि जब मैं कर रही थी तभी OTT प्लेटफॉर्म आया नहीं था, तो बहुत ही लिमिटेड, आई थिंक थिएट्रिकल शुरुआत की थी। हाँ, तो थिएट्रिकल होता था। ब्रॉडकास्ट में जितने एनिमेशन चैनल्स होते थे या इंफोटेनमेंट चैनल, डिस्कवरी, NGC, हिस्ट्री, इसके शोज होते थे। कार्टून नेटवर्क, हाँ वही कार्टून के शो, कार्टून मतलब एनिमेशन चैनल्स हैं और इंफोटेनमेंट चैनल है, या फिल्म्स हैं,
हाँ, जो films। थिएटर की हैं या टीवी की भी कुछ फिल्म्स आती हैं। हाँ। ओटीटी का तो सीन ही नहीं था तब, नहीं। ना नेटफ्लिक्स था ना अमेजोन था। हाँ। तो ऐसे तो मैंने ट्राई किया, पर देन हुआ नहीं। कुछ कुछ जगह पर हुआ, बट देन मैंने कहा कि ये सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर करते हो, आप 2 लाइन बोलने जाते हो, आपकी दिन में एक डबिंग हुई है जिसमें आपने 2 लाइन बोली है। तो मैंने कहा, पहले मुझे लगा कि ठीक है, मुझे तब तो वेबलू मिल गया था, तो मुझे लगा कि बस अब तो हो गया, डेली डबिंग करूंगी, डेली डबिंग करूंगी, घर से निकलूंगी। हाँ। पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि ये तो नहीं वर्क करेगा, तो मैंने क्या सोचा, मुझे याद आया कि जब हम वर्कशॉप में थे तो वो जो इंजीनियर थी वो एक लड़की थी। तो अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि अगर मैं डबिंग के साथ साथ साउंड इंजीनियरिंग भी सीखती हूँ ना, तो शायद मुझे फायदा हो सकता है। क्या बात है। तो मैंने जब 2012 की बात है ये, जब मैंने क्राउड डब एंड देन कॉलिंग वगैरह करनी शुरू की थी, तो मैंने तभी, क्योंकि इतना डब्स नहीं करती थी, तो मैंने सोचा साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर लेती हूँ। तो वो मुझे उसके लिए तो टाइम मिल रहा है ना, ऐसे ही बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने वो किया। क्या साउंड इंजीनियरिंग का? हाँ, कहाँ से किया? मुंबई यूनिवर्सिटी से किया। What are you saying? Yeah. कितने सर्टिफिकेट कोर्स था क्या? सर्टिफिकेट कोर्स कितने महीने का? वो आई थिंक 3-4 महीने चला वो। तो उन्होंने पूरा प्रो टूल्स वगैरह या न्यूएंडो मतलब क्या सिखाया था? एक्चुअली हमारे थियोरिटिकल क्लासेस ज़्यादा होते थे, कंसोल पे प्रैक्टिकल्स बहुत कम हुए हैं। हार्डली मुझे लगता है 1-2 सेशंस ही हुए थे, मतलब तब की बात है, अब तो काफ़ी प्रोसीजर चेंज हो गया होगा। तो मैंने वो किया और फिर मैंने कहा अभी ये कर लिया, अब क्या? तो मैंने सोचा मुनादी को ही पूछ लेती हूँ कि मुनादी, मैंने साउंड इंजीनियरिंग का भी कर लिया है, तो कैन आई वर्क एज एन इंटर्न इन योर स्टूडियो? तो मैम ने बोला येस, आई ऑलवेज एनकरेज माई स्टूडेंट्स, आप प्लीज आ जाओ। तो 2012 में जब डबिंग नहीं कर पाई या बहुत कम काम करती थी, तो मैंने सोचा मैं साउंड एंड विजन में एज एन इंटर्न ट्राई करती हूँ। तो वो हुआ, फिर मैं एज एन इंटर्न गई, बट एज अ साउंड इंजीनियर। क्या बात कर रही है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो कहाँ, आरपी सेंटर में? आरपी में, हाँ। अच्छा। तब उनका एक स्टूडियो आरएनए में भी हुआ करता था। हाँ, आरएनए में था। हाँ। तो मैंने शुरुआत में तो आपको बैठकर देखना होता है कैसे क्या है। तो मैंने साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया और फिर मैं एज एन इंटर्न लग गई। मुनादी ने बोला ठीक है आप आ जाओ। ठीक है, तो गई। फिर सब तब कल्पेश सर थे, कुलराज सर थे आरपी में। मैं जब इंटर्न थी, आप भी आए थे एक बार डब करने। अरे मेरे को ना अभी जैसे नाउ यू आर सेइंग दिस, मेरे को ना ऐसे रियलाइज हो रहा है कि मैंने नताशा को शायद वहाँ जॉब करते हुए देखा, रजिस्टर पकड़ते हुए। मुझे चालान भरने दिया। करेक्ट। अबुल सर ने बोला था जितने भी आर्टिस्ट आ रहे सबका लिखो टाइम इन आउट क्या हो रहा है, वो सब लिस्ट। मेरे को अभी ध्यान आ रहा है, इसलिए मैंने बोला आरपी सेंटर में। क्योंकि हम शायद फिर उसके बाद हम बीच में लंच होता तो लंच करते थे, तो मेरे को ऐसा लगता था ये लड़की यहाँ जॉब करती है, तो वैसा वो था। नाइस। तो अच्छा, मैं भी डबिंग करने आया हूँ। आप आए थे, कुछ एक ऑडिशंस चल रहे थे, तो आप ऑडिशन के लिए आए थे। तो मुझे अबुल सर ने बोला था तुझे पता है ये कौन है? मैंने कहा हाँ। आपने कहा अमित सर आ रहे हैं। हाँ, ये टिनटिन की वॉइस है। तो क्योंकि मैं तभी मतलब ऐसे एनिमेशंस फ्री टाइम में मैं बहुत देखती थी फोन पे। मैंने बोला ओह वाह, ये टिनटिन की वॉइस है। और मैं एकदम आगे अंदर, अब इनका ऑडिशन हो रहा है, अब मैं देखूंगी कैसे कर रही। तो बहुत ऐसे सीनियर आर्टिस्ट है, तो क्योंकि भले ही मुझे देखो एज एन इंटर्न फॉर एन इंजीनियर मैं ज्वाइन हुई, लेकिन समवेयर मुझे दिल तो वही था ना कि परफॉर्म करना है। हाँ, और क्या होता है जब आप वो स्टूडियो वाले एनवायरनमेंट में होते हो, तो आपको एक्चुअली पता चलता है कि ये फंक्शन कैसे करता है। गुड। तो वो मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स वहाँ पे मैं इंटर्न रही। अरे वाह। बट देन वही मुझे करते करते फिर एक दिन रियलाइज हुआ कि नहीं यार, हाँ, ना हो पाई। और मुझे रियलाइज हुआ मैं बहुत खराब इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो तुम बैठी मशीन में रिकॉर्ड किया किसी को? हाँ, बाप रे बाप। कुछ एक गुल्लू मैम थे, तो पहले इंटर तो मुझे बीच बीच में बोल देते कि ठीक है ये रिकॉर्ड कर लो, ये रिकॉर्ड कर लो। मैं तो पहले पसीने छूटने लगते थे, बाप रे ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर एक 3-4 महीने बाद मुझे एक बंगाली प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करने दिया आरएनए वाले स्टूडियो में गुल्लू मैम के साथ। तो मैम सारे आर्टिस्ट्स को बोलती थी कि प्लीज बेयर विद अस, आवर इंजीनियर इज वेरी न्यू, शी इज सो यंग। तो पहले मैम डिस्क्लेमर दे देती थी आर्टिस्ट्स को कि ये नई इंजीनियर बनी है, तो आप प्लीज थोड़ा उस हिसाब से पेशेंटली करिएगा। तो मैंने लेकिन 1 महीना ही रिकॉर्डिंग किया, और जब वो 1 महीना कंसोल पे बैठी तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार,
मुझे इसमें ये तो मजा नहीं नहीं करना, आ रहा है। हाँ। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला, एक्सपीरियंस से मुझे रियलाइज होता है कि ये चीज़ तो मुझे नहीं करनी है। बहुत बढ़िया है। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं छोड़ देती हूँ, मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे वॉइसिंग करनी है तो आप तो ड्यूरिंग दैट 9 months तुमने कभी वॉइसिंग की वहां रहते हुए? हाँ, कैरेक्टर में कुछ क्राउड में या कुछ 1-2 लाइनर्स ऐसा कुछ किया? हाँ, एक्चुअली मोना दी ने मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस कराया था कि ये मेरी स्टूडेंट है, ये वॉइस आर्टिस्ट भी है, तो आप चाहो तो इससे कुछ अगर मिस होता है कुछ छोटी मोटी चीजें करा सकते हो। तो वैसे अगर क्राउड डब में कोई किसी ने कैंसिल कर दिया, कोई आर्टिस्ट ने या कुछ, तो मुझे कल्पेश सर बोलते थे हाँ ठीक है चली जा, तू कर ले। यस यही तो मुझे चाहिए था। नाइस। तो ऐसे कर लेती थी, या कुछ किसी के रिएक्शन मिस हो गया, किसी का करेक्शन करना हो, आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ टाउन है, तो वो सब मैं ऐसे छोटा मोटा कर लेती थी। बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर लोगों को ऐसे लग रहा है मेरी बातें सुन के कि हाँ स्टूडियो में एंट्री मिलेगी तो आप वॉइसिंग कर सकते हो, तो वैसा भी नहीं होता है। एंड ऑल्सो ये सोचना भी गलत है कि अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप वॉइसिंग कर सकते हो, एंड इट हेल्प्स, क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि या तो आप इंजीनियर बन सकते हो या तो आप वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हो, आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते। करेक्ट। तो फिर हाँ, तो मुझे फिर तुमने इंजीनियरिंग छोड़ दी और वॉइस एक्टिंग शुरू की। तो क्या बोला मोना दी को, क्या बोला कि मैं अब हाँ मुझसे नहीं, हाँ तो उन्होंने पूछा मुझे कि क्या आपको डायरेक्शन करना है? तो मैंने कहा, क्योंकि तब तक मेरा वो उन 9 months, क्योंकि तुमने सब कुछ देख चुके थे। हाँ, मैंने कहा ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, बट मुझे आर्टिस्ट रूम में जाना है, मुझे इंजीनियर वाले एंड डायरेक्टर वाले रूम में, मशीन रूम में नहीं बैठना है, मेरे को आर्टिस्ट बूथ में जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। मैंने बोला थैंक यू मैम कि वो अपॉर्चुनिटी मिलना एज एन इंटर्न। करेक्ट। तो वैसे मैं निकली, फिर मैंने शुरू किया वापस फिर से वही, क्योंकि बीच में जो मुझे 1-2 स्टूडियोज बुलाते थे, अब क्योंकि मैं जॉब करती थी तो मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मेरा वो वहां पे ब्रेक हुआ। फिर जब मैं छूटी, जब मैंने जॉब छोड़ा, तो फिर मैंने वापस कॉल किया, वापस वही कि कल आना, परसों आना, बाद में आना। और ये चीज तुम रियो पहले डब कर चुकी थी? हाँ, क्योंकि रियो जब आया तब मैं, उसके बाद से थोड़ा सा काम, हाँ तब मैं इंटर्न थी ऑलरेडी, मैंने ज्वाइन किया, और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन, पहले दिन मुझे पता चला कि मैं वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई हूँ, तो डे 1 और मुझे पता चला। वैसे ओके, नाइस। तो उसके बाद फिर तुम्हारी ये जर्नी शुरू हुई, तुम फिर से बाहर आ गई, और फिर से तुमने फिर से कॉलिंग करनी शुरू कर दी। तो इसमें भी ऐसा हुआ कि वापस वही 1-2 लाइन हो रहा है, छोटा मोटा हो रहा है। एंड एनिमेशंस में मतलब थोड़े बहुत मैंने शोज वगैरह किए थे, पर मेन ऐसा कुछ नहीं, साइड कैरेक्टर वैसे। तो फिर मैंने कहा, और ये जो वॉइस इंडस्ट्री में ऐसा है कि पेमेंट जो होता है, ऐसा नहीं है कि आपने आज काम किया है तो आपको 1 महीने बाद मिलना ज़रूरी है। कुछ प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं, पर कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। 90 डेज के बाद भी मिलता है कभी कभार, कुछ प्रोजेक्ट्स में मिलता है, और कुछ प्रोजेक्ट्स में 90, 100, 200 डेज भी जाते हैं। कोई लोग मेरे को 2 साल से पेमेंट नहीं आया है। हाँ, ऐसे भी है। ऐसे भी होता है। फिर मैंने कहा ये 500, 750 अगर मैं अपने घर वालों को बोलूंगी, मम्मी पूछेगी बेटा सैलरी 1 महीने में 750 रुपीज का चेक, वो चेक, और तभी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे, चेक बनते थे। तो वो 1 month या 2 months बाद मुझे चेक मिल रहा है 500, उसमें भी TDS कटेगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा यार, कुछ तो बैकअप प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज देन आई वाज 23। अच्छा, फिर तुम बैकअप के सोचने लग गई थी, है ना? हाँ, क्योंकि ये साउंड इंजीनियरिंग करने के बाद फिर वॉइसिंग की, फिर वॉइसिंग में जब अच्छे से, क्योंकि मनी फ्लो ढंग से होता नहीं है ना, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर हो आप, फिर अब आपने सोचा कि मैं कुछ बैकअप प्लान करती हूँ। हाँ, मतलब बैकअप नहीं, तो मैं सोच रही थी और क्या कर सकते हैं। अगर मैं डबिंग कुछ ऐसी जॉब ले लूं कि जैसे जो शिफ्ट वाइज होते हैं, कॉल सेंटर टाइप हो गया कि रात को या तो नाइट शिफ्ट होती है तो मैं सुबह डब कर सकती हूँ। तो ऐसे कितने साल की थी तुम तब? 22। हाँ, तो फिर एक्चुअली तब क्या हुआ था, मेरे भाई बैंगलोर से आए थे, वो बैंगलोर में 10-12 साल से हैं, एंड वहाँ पे जॉब भी करते थे। और रियल ब्रदर बड़े भैया, हाँ बड़े भैया, तो वो थिएटर करते थे। अच्छा, बैंगलोर में। हाँ, तो मिसफिट करके एक थिएटर ग्रुप था, तो वो छुट्टी के लिए आए थे घर, तो उन्होंने मुझे वही बोला कि क्या कर रही है, क्या चल रहा है, डबिंग ऐसा चल रहा है, ठीक है, पर कुछ हो नहीं रहा है और
कुछ ऐसे मतलब उनका ब्रेक था, तो उन्होंने मुझे बोला एक काम कर, तू मेरे साथ बैंगलोर चल, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई थिएटर, कि वो तुझे हेल्प करेगा परफॉर्मेंस में, कैसे डब करना है, यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑल्सो। मैंने कहा हाँ, अब तो मुझे इतना काम नहीं मिल रहा है और मैं ठीक है चली जाती हूँ बैंगलोर। और वो ऐसे था ना कि इंडिपेंडेंट, अलग मतलब पहली बार घर से निकलूंगी, ऐसे वो इंडिपेंडेंस का एक एक्साइटमेंट था मुझे। तो तुम यही बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई हो? हाँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भैया को पूछा कि कितने मंथ्स का वर्कशॉप होता है, तो उन्होंने कहा 1 मंथ का होता है। कहा ठीक है, 1 महीने में क्या, 1 महीने में कुछ नया एक्सपीरियंस करूंगी ना, ये सारी चीजें तो मैं एक्सपीरियंस कर ही रही हूँ, तो थिएटर भी करके देखती हूँ क्या होता है। तो मैं फिर बैंगलोर गई। वाह। तो 2013 में मैंने जॉब छोड़ा, फिर मैंने ट्राई किया, फिर 2014 में मैं बैंगलोर गई। फिर वहाँ पे मैंने थिएटर किया एंड वो थिएटर ग्रुप इतना अच्छा था, इतने प्यारे लोग थे, मुझे वहाँ रहने का मन कर गया। तो मैं 1 महीने के लिए गई थी? 1 महीने के लिए गई थी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 1 साल वहाँ रह गई। मैंने एक जॉब ले ली क्योंकि थिएटर में बैक स्टेज वगैरह करने को मिलता है, तो मैं बहुत, वो मेरे लिए कुछ नया था। कौन थे डायरेक्टर वहाँ पर? रतन सर करके थे, रतन ग्रांट उनका नाम था, बट देन हम उन्हें बाबा करके बुलाते थे। वो हमारे डायरेक्टर थे। तो वो मिसफिट ओन करते थे। तो मैंने 1 साल थिएटर, और जो कि मुझे लगता है थिएटर करना मुझे बहुत वर्क किया। मैंने थिएटर किया, बैक स्टेज उनके जो भी शोज होते थे ऑलवेज। फिर मैंने कहा वहाँ पे भी सस्टेन ऐसे तो नहीं कर सकते ना, जॉब तो करनी पड़ेगी। तो मैंने जॉब ली और फिर 1 साल वो जॉब एंड थिएटर चलता रहा। गजब हसल किया यार तुमने यार नताशा। भाई देख रहे हो तुम, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और ठीक है, तुम बोलोगे कि नताशा कर सकती थी, चले गए, फैमिली सपोर्ट है, बट फैमिली सपोर्ट के साथ आदमी ऐसे खाली भी बैठ सकता है। करेक्ट है ना? लेकिन नताशा ने अभी तक की जर्नी में ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट भी वो शांत नहीं बैठी है। उसने एक काम किया है और उसको दूसरे की उसको ललक है कि भाई ये वर्क नहीं होगा तो मेरे को क्या करना है। और इस प्रोसेस में उसने इतनी सारी चीज़ें अक्यूमुलेट की, एक्सपीरियंस, जो आज उसकी परफॉर्मेंस में दिखता है। मेरे ख्याल से वेरी नाइस है नताशा, मुझे पता नहीं था। तो वहाँ पे बैंगलोर में मैं 1 साल रुकी, वहाँ पे जॉब करती थी एंड थिएटर करती थी। जॉब क्या करती थी तुम? कस्टमर रिलेशंस में थी। अच्छा, मतलब कॉल सेंटर में ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो वो किया, फिर बाद में 1 साल तो हो गया, सब अच्छा था, इतने अच्छे लोगों के बीच थी, मैंने बहुत सीखा उनसे। बट जब 1 साल होने आया तो मैंने कहा यार नहीं फिर वहाँ रुक के मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मुझे नहीं करना है। मैंने कहा वापस तो मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वॉइसिंग वापस ऐसे मन हो रहा था। मतलब इतनी सारी चीज़ें कर रही थी तुम, साउंड इंजीनियरिंग की तुमने, है ना, बीच में बैंगलोर चले गई, बट तुम्हें वॉइसिंग खींच ली थी बार बार। हाँ, ऐसा था। हाँ, कि कहीं ना कहीं मतलब वही है ना कि कर करके अच्छा लग रहा है, पर जब मैं सोचती हूँ इसको, मुझे क्या मैं ये सस्टेन करना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यार, ये चीज़ मुझे मतलब मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल इससे हो चुका है और मुझे इसमें और इंटरेस्ट नहीं है। जब इंटरेस्ट हो तो आई कैन कंटिन्यू, पर जब इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लग रहा, तो मुझे लगता है नहीं, यहाँ पे मतलब इस एक चीज को मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती यार। नहीं, है ना? हाँ, वो तुमको वॉइसिंग में लग गया था। हाँ, कि अगर ये मेरे को काम मिलता रहे ना तो मैं जिंदगी भर ये करती रहूं, बट काम नहीं मिल रहा था, इसलिए तुम ये हासिल कर रही थी। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने एक दिन वापस डिसाइड किया कि चलो बैंगलोर को टाटा बाय बाय बोलते हैं, वापस चलते हैं मुंबई। एंड फिर मैं आई मुंबई। फिर मैंने वापस कॉलिंग करनी शुरू की कि हेलो सर, क्योंकि बीच में जिन को कॉल किया था वो मुझे पूछते थे कि नताशा कि कब आप आ सकते हो। मैंने बोल दिया मैं बैंगलोर में हूँ। तो वो भी होता है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज़ हो जाती है। और मैं 1 साल तक नहीं थी तो ऑब्वियसली भूल जाएंगे लोग। तो मैं आई, फिर वापस मैंने मैसेजिंग, फिर ऐसे धीरे धीरे वापस, जिनको याद था कि ठीक है नताशा करके एक लड़की आती थी डबिंग के लिए, तो कुछ जगह वापस मैंने थोड़ा बहुत डबिंग करना शुरू किया। फिर मुझे आता है कॉल स्काई हाई से। तो उन्होंने मुझे बोला कि हेलो, आप नताशा हैं? यस मैम, आपका नंबर हमें मधुर स्टूडियोज से मिला है। तो मैं वहाँ पे जाती थी इंसिडेंटल्स और वो सब करने। तो वैसे उन्होंने बोला कि एक ऑडिशन है तो आप आ जाओगे क्या? मैंने कहा हाँ, कोई तो नंबर लगा। किसी ने तो कॉल किया, किसी ने तो बुलाया, और वहां से कॉल आया, मैंने नहीं किया। हाँ, क्योंकि तब मुझे जितने भी मेरे पास वो नंबर्स थी लिस्ट, स्काई हाई का नंबर नहीं था मेरे पास। तो उन्होंने सामने से कॉल किया तो मैं गई। गोरेगांव में उनका स्टूडियो था, तो मैं गई, मैंने दिया ऑडिशन
तो कोई एक तभी जिंदगी चैनल नया लॉन्च हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी शोज आते थे, पर उसके साथ एक टर्की शो भी टर्किश था। हाँ। तो मैं गई पर और मैंने कैरेक्टर का ऑडिशन दिया, तो वो मैंने दिया। और लेकिन जब मुझे पता, एक्चुअली जब उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया तो मैं इतनी वहाँ पहुँच तो गई एक्साइटमेंट में, जैसे ही स्टूडियो के अंदर पहुँची फिर पसीने छूट गए, नर्वस हो गई। फिर गई, मैंने ऑडिशन दिया वन ऑफ द कैरेक्टर्स, मतलब वो जो शो था वन ऑफ द कैरेक्टर्स का दिया और आगे उन्होंने कुछ बोला नहीं। और मुझे मतलब एज अ परफॉर्मर आपको लगता है ना कि यार ये नहीं हुआ अच्छा, तो मुझे पता था ये अच्छा नहीं हुआ है और उनका भी उसके बाद कुछ आया नहीं, रिप्लाई नहीं आया। फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे वापस कॉल किया। अच्छा। उन्होंने कहा नताशा आपने जो ऑडिशन दिया था वो कैरेक्टर के लिए तो हुआ नहीं, पर एक और कैरेक्टर है, आप उसके लिए आ सकते हो। तो जब मुझे बुलाया था तो मेरा तब तक सारा डर वर एक्सपेक्टेशन सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। तो जब मैं गई तो मैं इसी थॉट प्रोसेस से गई कि यार मुझे बुलाया है ऑडिशन के लिए, लेट्स एंजॉय द प्रोसेस। कुछ सोचते ही नहीं, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, नहीं मतलब मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसमें पास होना है, कुछ नहीं सोचा। करेक्ट। प्लेनली गई, अंदर बैठी तो उन्होंने मुझे बोला नताशा ये फरीहा का कैरेक्टर है और ये लीड रोल है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैम, क्योंकि मैं उस उम्मीद के साथ गई नहीं। मैंने सोचा मैं तो कहाँ ही सिलेक्ट होंगी यार, छोड़ ना, करते एंजॉय करते, कुछ सोचते ही नहीं है। मैंने किया और बिना डरे नॉर्मली मतलब आराम से कर लिया और बाहर आई। थोड़ा टाइम लगा था उस ऑडिशन के लिए, बट देन मुझे बिल्कुल भी, जैसे मैंने आपको बोला, कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने किया ऑडिशन, आ गई। आई, हो गया। मैंने पूछा, जो इंजीनियर थे, सलमान थे शायद तभी, नमरीन मैम थी आई गेस, मैंने उनको पूछा कैसा हुआ ऑडिशन। यस नाइस, ओके, वी लेट यू नो। और कुछ मैंने सोचा उनके एक्सप्रेशन से कुछ डिकोड कर नहीं तो नहीं पता चला। मैंने ये जो मैंने ऑडिशन दिया और मैं वापस आई। और जब मैं दूसरे स्टूडियोज को वापस कांटेक्ट कर रही थी तो नहीं हो रहा था, तो तब तक मैंने सोचा कि प्लान बी जो मैं सोच रही थी, तो मैंने वापस रेज्यूमे बना लिया था। मैंने अपना रेज्यूमे बनाया और मैंने monster.com, लिंक्डइन और पता नहीं कहाँ कहाँ डाल दिया। क्योंकि ऑडिशन, मैंने कहा ये भी नहीं हुआ, लीड रोल तो कहाँ ही होगा, छोड़ दो। तो ऐसे करके मैंने भेजा और मुझे आ रहा है रिप्लाई कि आपका इंटरव्यू ये दिन है, ये दिन है, ठीक है। तो मैं ऐसे प्रिपेयर हो रही हूँ कि मैं वो इंटरव्यू में क्या बोलूँ। वो अलग चीज़ है, मतलब अपनी इंडस्ट्री से बाहर का ही कुछ, क्योंकि मैंने कहा कुछ तो काम तो चाहिए ही ना इंसान को सर्वाइव करने के लिए। तो मेरा ये चल रहा है। और मतलब आफ्टर फरीहा के ऑडिशन देने के बाद तो मैं ऐसे वेट करूँ कि यार कोई मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, नहीं बुला रहा है। और मुझे ऐसे बीच में आता है कॉल कि नताशा आप सिलेक्ट हो गए हो फरीहा के लिए। और मैं ऐसे हो गई, थैंक गॉड मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा इतना ब्रेक हुआ था। correct, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा वापस ब्रेक हो, क्योंकि अगर मैं वापस फिर कोई जॉब करने लग जाती फिर इससे डिस्कनेक्ट हो जाती। लोग भी बोलते भाई तू कहाँ गायब हो जाती है। हाँ, ये भी होता है ना कि तुम बेशक 3-4 कैरेक्टर की है, 3-4 सीरीज की, फिर गायब हो जाते हैं, लोग जानने लगते हैं, लेकिन गायब हो जाओ तो फिर वो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो जाता है। फरीहा का जब तुम्हारा ये अप्रूव हुआ तो तुम्हें पता था इतनी बड़ी सीरीज है, लंबी सीरीज है, ऐसा कुछ नहीं? बट तुम इस बात की खुशी थी कि चलो एक कैरेक्टर अप्रूव हुआ लीड रोल के लिए। हाँ, और मैं मतलब वो मुझे लगता है फरीहा मेरी जिंदगी का ही टर्निंग पॉइंट था। मैं उसके कुछ आई थिंक 175 एपिसोड्स थे, मतलब तो वो मेरे लिए एक पूरा लर्निंग प्रोसेस था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप वर्कशॉप में जितना भी सीखते हो, मुझे लगता है वो आपको हेल्प करता है ऑडिशंस के लिए, क्योंकि आप ब्लैंकली अगर जाते हो कॉल करके कोई भी स्टूडियो में, तो एकदम से आपके सामने जब सब होते हैं ना, आप नहीं कर पाते हो। मतलब एंड देन वो वही होता है ना, अगर आप एक बार उस स्टूडियो में गए, अगर आपको मान लीजिए कोई अच्छे स्टूडियो में मौका मिल गया ऑडिशन देने का, बट देन अगर आप डिसेंट, मैं ये नहीं बोलूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म, लेकिन अगर आप वो एक डिसेंट ऑडिशन भी नहीं दे पाते हो तो आपका चांस बहुत, हाँ, वो इम्पैक्ट थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ, अभी कुछ 6 महीना लगेगा सीखने में। हाँ, यार अभी इधर उधर जाके कर, हमारे यहाँ मत करेंगे, इधर उधर जाके सीख क्या। हाँ, तो वो वर्कशॉप से क्या एक बेसिक चीज आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ऑडिशन कैसे देना है। करेक्ट। लेकिन फरीहा के थ्रू मैंने मतलब डबिंग सीखी, और क्योंकि इससे पहले एनिमेशन और कुछ कुछ करती थी तो वो अलग था। एंड लीड रोल में जब आप कुछ डब करते हो तो वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड शो होते हैं। एंड देन मुझे बोला गया था कि आपके जितने भी कैरेक्टर, जितने भी बाकी आर्टिस्ट हैं, सारे दिग्गज आर्टिस्ट हैं कि नताशा, सो यू हैव टू। काफी सीनियर्स थे। कौन थे फरीहा के साथ? पवन जी थे, देन अरण्या जी थी,
राजा सेवक जी थे, राजेश शुक्ला थे लीड रोल में, एमिर का उन्होंने किया था, शगुफ्ता बेग शगुफ्ता जी थी, एंड सोनल थी, मुस्कान, आई डोंट नो मुस्कान ने क्या था कि नहीं, मुझे याद नहीं, बट देन बट उनके साथ लीड रोल में एक नई लड़की को चांस मिला। हाँ, अब मैं तो हाँ बोलो। तो और मेरा ऐसे था कि अच्छा पहले दिन जो मेरी पहला दिन था, फेरिहा डब करने गई थी और सबके काउंटर्स ऐसे मिल रहे हैं, मैंने कहा वाह कितना अच्छा लग रहा है, मुझे आ रही उनकी आवाज़, मैंने कहा वाह कितना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे इंजीनियर बोल रहे हैं टेक करे नताशा, सुनना तो ठीक है, तुमको भी बोलना है, सुनना नहीं है। तो वैसे मैं मतलब आमान जी एंड अमरीन को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है उनका डिसीजन टू कॉल मी फॉर एन ऑडिशन एंड वो अप्रूव होना एंड वो मुझे मौका मिलना बहुत हेल्प किया, मैंने बहुत सीखा। यस बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ दिनों पहले किसी से बात कर रहा था, किसी ने मेरी ऐसी एक बाइट ली थी, हम लोग किसी गए थे, तो वो बोल रहे उनको मैंने ये बात बोली, मैंने बोला जितने भी प्रोड्यूसर्स लोग हैं, जितने भी डायरेक्टर लोग हैं, वो नए लोगों को चांस देने में घबराते हैं, बट आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने एक नई बच्ची को चांस दिया जो वैसे भी नई नहीं थी लेकिन काम कर रही थी, लेकिन लोग अरे यार ये हीरो की वॉइस नहीं, मैं जाता हूँ ना स्टूडियोज में, दोस्त लोग ही हमारे सब बोला नहीं यार ये हीरो की वॉइस नहीं, मैंने बोला क्या हीरो की वॉइस नहीं है भाई, वो परफॉर्मर है, अच्छा परफॉर्म करता है, उसको ऑडिशन तो ले, उस कैरेक्टर में तो ऑडिशन ले, हीरो की वॉइस हीरोइन की वॉइस क्या होता है, आप ट्राई तो करो, कम से कम परफॉर्मेंस ट्राई करो। सब वॉइसेस अपना अपना एक चार्म है, सब में अपना अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं। हाँ ये आप देखोगे कि इस कैरेक्टर में ये वॉइस जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन वॉइस जाती है, लेकिन बोलते नहीं वो हीरो की वॉइस नहीं है, घुमा फिरा के 4-5 वॉइसेस ही बचते रहती हैं हमारे यहाँ। मैंने बोली बात, और ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक ऐसे लोग जैसे तुमने जो बोला अमान और या क्या नाम है उनका, अमरीन, आई रियली अप्रिशिएट देम कि एक नए वॉइसेस को, नए टैलेंट को मौका देना, और एक बुके में यार हर चीज़ होनी चाहिए ना यार, और इससे कॉन्फिडेंस मिलता है उन लोगों के लिए भी, उन लोगों को भी जो नया ट्राई कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है यार, और उसी से जैसे तुम बोल रही हो उस ड्यूरिंग दैट 170 एपिसोड्स कितने दिन तक चला ये? 5-6 महीने चला, उससे ज़्यादा, आई थिंक 6-7 मंथ्स तक हुआ, लेकिन उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। मैं ऐसे थी कि भाई फिर सेट हो गया, मुझे लगता है फेरिहा से लोगों को भी पता चलने लगा कि ठीक है ऐसी नताशा कोई है जो कर रही है, जहाँ जहाँ मैं नहीं डब करती थी, और लोगों का माइंडसेट बन जाता है ओह फेरिहा मेन लीड कर रही लड़की, अच्छा इसमें वो बात है, चलो इसको बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली फेरिहा बहुत स्टूडियोज में सैम्पलिंग के लिए गया था, अच्छा, तो यहाँ पे अप्रूव हुआ, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को पता भी चला कि अच्छा ये वहाँ गया है और ये आर्टिस्ट कर रही है। हमने जो वॉइस दी थी वो सेलेक्ट नहीं हुई है इतनी सारी, लेकिन एक लड़की जिसकी सेलेक्ट हुई है वो एक नई लड़की है, चीज़ें वेरी नाइस। उससे आप नज़रों में आते हो, आपको लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। बट अमेजिंग यार, ये कब फेरिहा तुमको मिला? 2015 में। 15 में, हाँ। तो भाई देख लो 2011 में एक लड़की ने डिसाइड किया कि उसके वॉइस एक्टर बनना, उसकी दीदी ने बोला तुम्हारी वॉइस अच्छी है तो उसने बोला हाँ चलो वॉइस एक्टिंग करते हैं, एक वर्कशॉप की। उसके बाद फिर शुरू हुआ हसल, 2011 से 12 में साउंड इंजीनियरिंग कर ली, फिर उसके बाद इंटर्नशिप कर ली 9 महीने की, उसके बाद फिर डबिंग करने आए, कुछ नहीं हुआ, फिर 13-14 में चले गए बैंगलोर में अपने थिएटर किया और नाइट शिफ्ट जॉब की कॉल सेंटर में, फिर बोला ये मन नहीं लग रहा है, मेरी कॉलिंग तो कुछ और ही है, माइक की है, फिर वापस मुंबई में फिर हसल, फिर स्ट्रगल, देन अल्टीमेटली 2015 में आपको मिलता है फेरिहा और आप उससे छा जाते हो इंडस्ट्री में। और नताशा कौन है? नताशा जोन, वाह यार नई लड़की आई है, लीड कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, परफॉर्मेंस बोलता है आपका, करेक्ट। और परफॉर्मेंस क्यों निकलती है? परफॉर्मेंस के पीछे जो इतना देख रहे हो आप, 2011 से शुरू करके 2015 में आके एक ऐसा मेन रोल मिला, ऐसा मेन लीड मिला, जिससे डबिंग इंडस्ट्री में, वॉइसिंग इंडस्ट्री में सबको पता चला कि भाई ये एक वॉइस है जो अपना दम रखती है, जो डिलीवर करती है, जो एक इतने बड़े कैरेक्टर को निभा सकती है। और उसी का नतीजा है तुम्हारे आई रियली सैल्यूट यू नताशा कि तुमने इस दौरान कभी भी होप लूज़ नहीं किया, और होप लूज़ जब हो रहा था तो तुमने एक दूसरा रूट पकड़ा कि मैं अपने आप को अपग्रेड कैसे करूं, मैं इस सिचुएशन में अपने आप को बेस्ट कैसे निकालूं। वो बहुत ज़रूरी है गाइस, और तुम्हारी स्टोरी से मुझे यही लगता है कि अपने आप को बेस्ट करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे जीवन में फैसले लेने पड़ते हैं, वो तुमने लिए, बिल्कुल। और वो अच्छे हैं बुरे हैं वो बाद में लोगे, लेकिन फैसला लेना बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आप सोच पाते हो जब आप उस मोमेंट में रहते हो।
करेक्ट है ना। आप उस मोमेंट का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, आज का सोल्यूशन मेरा क्या है। भाई कॉल नहीं उठा रहा, कोई कॉल नहीं हो रहा, आज मैं क्या सोच रही हूँ, भाई कुछ और करना है, भाई से डिस्कस कर लिया, भाई ने बोला वहाँ चलो, हाँ ठीक है मेरे को लग रहा है, चलो बैंगलोर चलो। वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो शुरू होती है वर्कशॉप से, पहुंचती हो तुम फेरिया तक, फेरिया से जो तुम्हारे ये अमेजिंग कैरेक्टर है फ्री रेन, और जो तुम वो हो जाती हो, नॉमिनेट हो जाती हो क्रंची रोल के लिए, इकलौती फीमेल वॉइस एक्टर, पहली बार कोई इंटरनेशनल इवेंट में नॉमिनेट हो रही है। इन टर्म्स ऑफ और भी होंगे मुझे पता नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट हमारी डबिंग की हमारी जितनी समझ है, जितने हम 20-25 साल से देख रहे हैं जो भी हो रहा है, उसमें तो पहली बार ही एक एनिमे क्रंची रोल ने जो किया और फीमेल वॉइस एक्टर्स को नॉमिनेट किया, हिंदी वॉइस एक्टर्स को, उसमें से एक लड़की हमारी सेलेक्ट हुई है। कैसा रहा फ्री रेन कैसे मिला तुम्हें? सबसे पहले तो ये बताओ कैरेक्टर। तो ये हमने प्राइम फोकस में डब हुई है ये सीरीज। तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, तो ऑडिशन दिया मैंने, तो उन्होंने वही बोला कि बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, कि नॉर्मली नहीं तो एनिमे और एनिमेशन में कैसा होता है कि सारे एज एन बबली एंड एकदम ओवर द टॉप और एकदम ऐसे वो हैप्पी और एकदम वैसे वाले कैरेक्टर्स होते हैं कि या तो ओवर एक्साइटेड होते हैं या मतलब वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, एकदम खुश और वैसे। लेकिन ये फ्री रेन जो है सबसे बहुत अलग थी, क्योंकि वो एक एल्फ है, वो पता नहीं कितने तो सालों से जिंदा है, वो एक जर्नी में जाती है अपने दोस्तों के साथ डीमन को मारने, फिर वापस आती है और उसको पता है कि उसके सारे दोस्त नहीं रहेंगे और वो अकेली होगी लाइफ में। तो वो चीज़ उसके चेहरे पर दिखता है। तो उसका जो डबिंग का मतलब उसका ऐसा पोकर फेस ही होता है, अगर वो खुश भी है तो हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। तो वो क्योंकि असल जिंदगी में वो खुश नहीं है ना, क्योंकि वो इस जिंदगी में, उसकी जिंदगी में वो अकेली है, उसके साथ का कोई नहीं है, ना उसके घर वाले ना उसके दोस्त, कोई नहीं। तो इसीलिए उसको डब करना, एंड स्पेशली उसके एक्सप्रेशंस, मतलब जब वो बोलती है तो बहुत ही उसका एक टोन है बोलने का। तो अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर जाते हो या ज्यादा खुश होते हो तो उसके फेस पे वो मैच नहीं करता है। तो वो डब करने में भी मुझे बहुत चैलेंजिंग रहा। हाँ, क्योंकि आप हाय, अगर मैं इतना भी कर दूं हाय, पर उसका तो वो हाय वैसे बोलती नहीं, हाय, तो उसका यही टोन है बोलने का। तो कई बार ऐसे कभी कभार मैं ज्यादा थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट में ज्यादा एक्सप्रेशंस देने की कोशिश करूँ, तो वीना जो है डबिंग डायरेक्टर, या योगेश दादा इंजीनियर थे, हैं, तो वो सीरीज में वो दोनों थे, तो मुझे बोलते थे अरे नताशा इतना एक्सप्रेशन मत दे, उसके शक्ल पे इतना नहीं है। तो वैसे हमने गुड यार, गुड वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मैं तो तुम्हारी कब्र पर चढ़ाने के लिए शराब भी ले आई थी, क्या तुम पीना चाहोगे? मैंने तो शराब कब की छोड़ दी। ऐसा क्या? जितना अच्छा काम करना चाहते हो कर लो, पर मुझे नहीं लगता तुम जैसे ढोंगी प्रीस्ट को ईश्वर माफ करेंगे। कुछ अच्छा और भी अमेजिंग से कैरेक्टर्स हैं जो तुमने किए, उसके बारे में कुछ मैं जानना चाहूँगा। जैसे कैसेंड्रा नोवा, डेडपूल और वुल्वरीन, वो भी ऑडिशन के थ्रू हुआ था, उसका कैसा रहा वो डबिंग एक्सपीरियंस? वो भी एक डिफरेंट। अब जैसे डबिंग मेरा कंफर्ट जोन है वल्नरेबल कैरेक्टर्स, बबली कैरेक्टर्स एंड चीयरफुल कैरेक्टर्स, यंग कैरेक्टर्स, बच्चों का कैरेक्टर। बट मेरे कंफर्ट जोन के बाहर वाली कैरेक्टर थी कैसेंड्रा नोवा, क्योंकि वो थी विलन और उसका बोलने का स्टाइल अलग, लेकिन ये तो मेरा जोन नहीं है। तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। और वैसी विलन भी नहीं है, नहीं तो लोगों के दिमाग में होता है कि विलन मतलब जो एक तरीके से बात करता है, चिल्ला के बात करता है, रूड होता है, बट देन वो बहुत ही सार्कास्टिक वे में बात करती है। तो उसका वो टोन पकड़ना मुझे थोड़ा टाइम लगा था। समीर जी थे डायरेक्टर, समीर नहीं आ रहा है यार, आ नहीं रहा है यार, ठीक है ओके थोड़ा। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि सीन देख लो, जब कुछ नहीं समझ आ रहा एक बार सीन देख लो, फिर मैं रीड कर रही हूँ, फिर मैं ट्राई कर रही हूँ बोलने का, पर नहीं हो रहा है, 2 बार सीन देखो, 2 बार सीन देख के फिर टेक करो। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे आई थिंक 2-3 डायलॉग्स बोलने के बाद धीरे धीरे मुझे वो कैरेक्टर का जोन मिला। बट देन हाँ ठीक, ऐसे करते करते मैंने। बट ऑडिशन में तुमने क्रैक कर लिया था वो चीज़? ऑडिशन में क्रैक कर लिया था। हम दोनों जानते हैं कि डस्टबिन में मैं रहती हूँ या तुम। शून्य लोक तो एक स्वर्ग है, मैं यहाँ अपनी ताकत दिखा सकती हूँ, वो भी बेहिसाब। मेरी किस्मत में रोक टोक लगाने वाला कोई भाई नहीं था ना। तुम्हारा चार्ल्स कैसा था? तुम्हारा ख्याल रखता था? क्या तुम उसके साथ सेफ थे? हम म्यूटेंट्स हैं, कभी सेफ नहीं होते।
ऐसे ही आपका एक कैरेक्टर है एवेटार में, कीरी आपने किया। हाँ की तो कीरी की भी ऑब्वियसली सब तो ऑडिशन के बाद ही ऑडिशन, अप्रूव। हाँ ये भी है ना? ऑडिशन हुआ था। कीरी का कैसे रहा करना? कीरी एक्चुअली उसका वॉइस, जिन्होंने ओरिजिनल डब किया है कीरी को, तो आई थिंक वो 60 उनकी एज है, वो जो साइंटिस्ट होती हैं फिल्म में, तो उन्होंने कीरी को डब किया है। अच्छा। हाँ, तो जब हम डब कर रहे थे, तो सिंस वो अवतार है तो वो आप पूरी तो स्क्रीन दिखाते नहीं हो, तो बस अच्छा इतना लिप था। तो जब मैं डब कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूरा स्क्रीन ऐसे कवर किया हुआ है और सिर्फ ऐसे होठ दिख रहे हैं जो ऐसे कुछ कुछ चल रहा है। तो एक हाथ कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे सीन्स दिखाए थे, दिखते थे स्क्रीन पर। बट देन वो भी जर्नी अच्छा था, मजा आया था, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। काफी चैलेंजिंग हो जाता है ना जब सिर्फ लिप्स दिखते हैं, आपको परफॉर्म करना होता है, इमेजिन करना होता है कहाँ पर होगा, कहाँ होगा, बाहर है, अंदर है, क्योंकि वो कैसी दिख रही है, क्या है, वो भी नहीं दिख रहा है। करेक्ट। एवा, उसकी सांसें सुन सकती हूँ, धड़कन सुन सकती हूँ। वो बहुत करीब है, इतनी करीब है जैसे जुबान पे कोई अनकहा लफ्ज़ हो। कुछ मैं आपके इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, एनिमे में आप जब डब करते हो और जब ऐसे लाइव एक्शन फिल्म्स करते हो, तो इसमें आपको कुछ डिफरेंशिएट महसूस होता है, या आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है करने में, और क्या चैलेंजेस होते हैं दोनों में? एनिमे, मुझे लगता है एनिमे डब करना ज़्यादा फन है, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ही बबली और बहुत ही हाइपर, एंड मतलब उनका वेरिएशन वॉइस का ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बोलेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे बोलेंगे। लेकिन लाइव में क्या है, बहुत इंटेंस होता है, सटल होता है, तो आप उस इसमें ही कर सकते, वो एक अलग ही परफॉर्मेंस है, अलग एक्सपीरियंस है। पर एनिमे इज फन, मतलब मजा आता है डब करने में। सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है तुम्हारा जो एनिमे में अभी तक किया होगा? मुझे एनिमे, जब मैंने फर्स्ट शो डब किया था, आई थिंक वो रेंट अ गर्लफ्रेंड था। तो जब मैं डब कर रही थी तो मुझे नहीं पता था एनिमेशन और एनिमे में क्या डिफरेंस है। तो जब मैं एक्चुअली डब करने गई तो उन्होंने, जो इंजीनियर थे, उन्होंने बोला हम एक एनिमे कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छा एनिमेशन? नहीं मैम ये एनिमे है। तो तब मुझे लगा ओ देयर इज अ डिफरेंस, कि दोनों एक नहीं है। तो ऐसे मैंने रेंट अ गर्लफ्रेंड मेरी पहली प्रोजेक्ट थी। जो मतलब एनिमे इज जापानीज फॉर्म ऑफ एनिमेशन इज कॉल्ड एनिमे, है ना? हाँ। लेकिन वही मुझे ऐसा लगता है कि लोग थोड़े ऐसे हो जाते हैं, एनिमेशन ये एनिमे है, हम थोड़े डिफरेंट है, जो कि है भी, उनका कॉन्सेप्ट और उनके कैरेक्टर्स, अप्रोच में थोड़ा सा फर्क है, स्टोरी टेलिंग में फर्क है। हाँ स्टोरी टेलिंग में फर्क। नाइस यार, तुम्हारी बहुत अमेजिंग कहानी रही। मैं तुम्हारे साथ एक वो राउंड करना चाहता हूँ, रैपिड फायर राउंड। बट रैपिड फायर राउंड से पहले कुछ बच्चों ने, हमारे जो विचार एंड वाइब्स के बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन्होंने सवाल जब हमने डाला कि हम नताशा के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो सवालों की ना बरसात हो गई, बहुत सारे सवाल आए हैं। तो मैं एक एक करके पूछना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब हम पिछले प्रोसेस में दे चुके हों, बट कुछ नहीं दिए, तो आप जवाब दीजिएगा उनका, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। मिथिक डेविल 8623, नाम इनके एक से, तुम नाम सुन, इनके नाम सुन के तुमको मजा आ जाएगा। मिथिक डेविल 8623 पूछते हैं, आई नो कि मैम मर्लिन जेम्स आपकी कज़न है, और अगर है तो आप ये बता सकते हैं कि फ्रेरन बियॉन्ड जर्नीज एंड में आपका डबिंग एक्सपीरियंस और रोल आप दोनों कजन्स को कैसे मिला? बड़ी बहन और छोटी बहन का ये बता सकती हैं प्लीज? ये तो यार, जैसे मैंने ऑडिशन दिया, मर्लिन ने भी ऑडिशन दिया था, तो बहुत ही ऐसे हम बोलते थे अरे दोनों बहनें सिलेक्ट हो गई, वाओ। जैसे हम कभी बार घर पे भी ऐसी बात करते थे, हाय तो तुम घर आ गई, हाँ मैं घर आ गई। तो ऐसे हमने, मतलब बेसिकली उनका क्वेश्चन का आंसर इस ऑडिशन से ही हुआ था। और हाँ, वो मज़ेदार बात रही है कि घर में भी ये लोग वैसे कैरेक्टर में आके बात करते थे। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है मिथिक डेविल कि कैन यू एक्सप्लेन अस मैम हाउ यू फील व्हेन यू नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस इन हिंदी फॉर योर ओन फ्रीरेन कैरेक्टर? वो हमारी बात हो चुकी है, तुम्हें जवाब मिल चुका होगा, अभी तक तुमने देख चुका होगा, बट थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एक है श्याम NSG, ये पूछते हैं कि कम खर्चे में मुंबई जाके कहाँ रहे? प्लीज किसी ऐसे को पूछेगा जो मुंबई में रहने वाला ना हो। जो मुंबई में रहने वाला नहीं होगा तो उससे कैसे पूछेंगे? तुमने नताशा के नहीं, अगली बार कोई आएगा ऐसा तो मैं उससे पूछूंगा, ठीक है श्याम, थैंक यू। अच्छा, और ये लिस्ट लंबी है। इट्स योर PRK पूछते हैं, प्लीज आस्क माई क्वेश्चन सर, मैम एनिमे और लाइव डब
लाइव एक्शन को डब करने में ज़्यादा मुश्किल किस में आती है? क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि एनिमे के डायलॉग्स में आवाज़ तेज़ होती है तो वहीं बॉलीवुड की मूवीज़ में साउंड इफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक तेज़ होता है, और एंड में हमारे फेवरेट कैरेक्टर को अपनी खूबसूरत आवाज़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, नमस्ते कर रहे हैं, आपको दिल भी भेज रहे हैं। ये है इट्स योर PRK। तो एनिमे और लाइव एक्शन में मुश्किल किस में होती है? यार मुश्किल तो ऐसे मतलब डिपेंड करता है, कभी कभार बहुत पतली आवाज़ अगर करनी हो तो वो जब ज़्यादा सस्टेन करना पड़ता है तब थोड़ा एनिमे में मतलब ऐसे गला थोड़ा सा स्ट्रेन हो जाता है, बट देन मुश्किल तुम्हें मुश्किल किसी में नहीं होती है? नहीं, मुश्किल होती है, पर उसके ऐसे कुछ स्टेजेस है जो मैंने आपको बताए थे, जैसे क्राउड डब का हो गया। करेक्ट। यार थोड़ा ऐसे पेट से सांस लेके थोड़ा सा बेस मैं बोल देती हूँ। और ये सेक्सी टोन के लिए, और क्यूट टोन के लिए? क्यूट में तो क्या है, बस क्यूट तो ऐसे ही निकल जाता है। क्यूट तो नेचुरल हूँ मैं, है ना। वो तो मेरी जैसी होती है वैसी चली जाती है। ठीक है, मतलब सेक्सी टोन लाने के लिए थोड़ा सा हस्कीनेस या चीजें, थोड़ा सा आप बॉडी पोस्चर्स थोड़ा चेंज करके, या तो वॉइस थोड़ा और मॉड्यूलेट थोड़ा डीप, थोड़ा और ऐसे आराम से बोलते हैं। वाइफू लिस्ट बोलते हैं, मैम जब आपने पहली बार एनीमे डब शुरू किया था, आपका पहला एनीमे कौन सा था? लव फ्रॉम बांग्लादेश से भैया आपको पूछ रहे हैं। पहला एनीमे पोकेमॉन था। अच्छा। जिसमें मैंने वो टीम रॉकेट में जेसी करके थी, तो मैंने जेसी किया था। अच्छा, पहला एनीमे वही किया था आपने। हाँ। शेखर 1489 पूछ रहे हैं कि हेलो मैम, माय क्वेश्चन फॉर नताशा मैम पॉडकास्ट इज, आपको पोकेमॉन में जेसी का कैसे मिला? ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैम, आपको पोकेमॉन के कौन से सीजन में जेसी को डब करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? और मैम आप जेसी की वॉइस मेरे लिए एक डायलॉग बोल सकती हैं? यू आर द स्वीट वॉइस ऑफ जेसी। आई एम एक्साइटेड टू लिसन योर वॉइस इन पोकेमॉन अपकमिंग सीजन 21 सन एंड मून अल्ट्रा एडवेंचर्स। ऑडिशन दिया था। कोई सीजन आपको याद है जो आपको करने में बड़ा मज़ा आया होगा? मुझे तो वो तीनों इतने फन कैरेक्टर्स लगते थे, तो मुझे जब भी मतलब कोई भी सीजन हो, मुझे हर सीजन में मजा ही आया है। कोई डायलॉग तो सुना दो भाई इसको, शेखर को। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, बुराई को अच्छाई से मिटाने के लिए, मैं हूँ जेसी और बजाने आई हूँ इन लूजर्स की पुंगी। तो वो कुछ। और ये कौन करता था? दूसरा एक मियाऊ थे और एक तुम्हारे साथ कौन करता था? संचित जी करते थे। हाँ। और दूसरे जो कैरेक्टर है जेम्स राजेश शुक्ला करते हैं। नाइस। अंकुश राज टेक, आपको क्रंचीरोल एनीमे अवार्ड के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट में नॉमिनेट होके कैसा लग रहा है? और आपने किसको वोट किया था? कैसा लग रहा है आपको? तो पता चली गया होगा। आपने किसको वोट किया था? तो मैं बता दूं। खुद को किया था। आपको सबसे ज्यादा मजा किसको डब करने में आता है? एनीमे कैरेक्टर, के ड्रामा, मूवी कैरेक्टर्स? यार मुझे तो ये तीनों में ही मजा आता है। तीनों में मजा आता है भाई। हाँ। लड़की को प्रोसेस में मजा आता है, ठीक है, प्रोसेस कुछ भी हो उसमें शी एंजॉयज। आपका फेवरेट एनीमे कौन सा है? मैंने ना कार्टून नेटवर्क में कुछ एक हाइडी करके आता था, तो वो मैंने जब देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम एनीमे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी एनिमेशन से काफी अलग था वो। चलो ठीक है, तुम लोग बताना वो एनीमे था कि नहीं था। मुझे बस बचपन की बातें हैं वो, मुझे भी याद नहीं है कुछ ये सब नाम। आपको कोई फेवरेट एनीमे कैरेक्टर जिसको आपने डब किया हो? ये तो बता चुकी हैं। जेसी आपको सबसे नहीं वो तो जेसी तो पहला था। आपका फेवरेट एनीमे जो आपने डब किया है कैरेक्टर? मुझे आलिया समटाइम्स स्पीक्स इन रशियन। हाँ, उसका भी बारे में क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ। तो मुझे वो उसके जब मैं रशियन डायलॉग्स बोलती थी तो मुझे बड़ा मजा आता था। नाइस। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि आपने आलिया समथिंग हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन में आलिया को डब किया था, तो उसमें आपको रशियन बोलने में कैसा लगा? आप रशियन में परफेक्ट बोल कैसे रही थी? क्या प्रैक्टिस की थी आपने? तो हम प्रैक्टिस तो करते ही थे, पर ऐसे घर पे तो वो ऑडियो नहीं भेज सकते, तो स्टूडियो पहुंच के मैं ऐसे पेपर और पेन लेके बैठती थी कि अच्छा क्या बोला है। उनको एक्चुअली वो एक ऑडियो आता था जिसमें वो वर्ड्स और क्लियर बोल के बताते थे, तो वो हम सुन के फिर प्रैक्टिस करके फिर टेक करते थे। अमन गेमिंग बोलते हैं, सबसे पहले तो नताशा मैम को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, और सवाल है कि माइक पर रिकॉर्ड करते हुए आपने सांसों को कैसे अवॉइड करती हैं? क्योंकि मैं जब भी पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर सीन को डब करता हूं तो मेरी सांसें भी साथ में रिकॉर्ड हो जाती हैं। यार मुझे ऐसा लगता है जब आप वो गले से बोलते हो ना, इतना ही सांस लेते हो या इतना ही बोलते हो, तो आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। तो मुझे लगता है जब आप पेट से सांस लेकर थोड़ा ऐसे बोलोगे ठहराव के साथ, एंड टेक करने से पहले प्रैक्टिस कर लिया करो प्रॉपर
इनहेल करके एक बार टेक करके, आई मीन रफ रिहर्सल करके फिर टेक करो तो इट हेल्प्स, गले से Correct. नहीं पेट से। आयुष शर्मा बोलता है आपको किसी एनीमे कैरेक्टर को डब करने में मुश्किल हुई आज तक? नहीं एक्चुअली, मैं तो मजे मजे में कर लेती थी। द ग्रे मैन भी पूछ रहे हैं एनीमे अवार्ड में नॉमिनेट होके कैसा लगा? हम बात कर चुके हैं। ये एक फन फैक्ट है कि मर्लिन मैम के पॉडकास्ट में बताया कि वो नताशा मैम सिस्टर हैं और फ्रेरिन एनीमे में भी दोनों वॉइस देती हैं, फ्रेरिन और फर्न को, उसमें भी दोनों की बॉन्डिंग सिस्टर जैसी ही है। नाइस, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। नोबडी पूछते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर विचार फॉर इनवाइटिंग हर, आई लव्ड हर वर्क, every work of her. She played many roles in South films and animated also in animation and also in anime, and my favorite role that she played in anime is Ayla, Akane, Mizuhara and many more, and your voice is perfect for anime and you give justice to characters in anime and many voice artists can't do that, so thank you so much for giving your voice to our favorite characters and brought to life. Wow, thank you. भाई बड़ी लंबी तारीफ की तुम्हारी नोबडी ने। My question is, how do you modulate your voice? Is it painful? Sometimes depend करता है कैरेक्टर, But modulation naturally हो जाता है कैरेक्टर को देख के। हाँ, हो जाता है। Nice. When you dub first character in anime, do you know what anime term is, or maybe you watch anime? इसका जवाब तुम्हें मिल चुका है, नताशा बात कर चुकी है, जैसी सबसे पहले किया था, और एनिमे के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। How do you feel when you dub anime? Does it feel weird or you enjoy? इनिशियली जब मैंने डब करना स्टार्ट किया था तो मुझे वियर्ड लगा था, क्योंकि वो कंटेंट आई गेस इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू किड्स। मुझे लगता है वो कंटेंट सबको कैटर करने के लिए। हाँ। तो थोड़ा मुझे समझने में टाइम लगा कि ओ ये ऐसा है, बट देन फिर मजा आया। जस्ट RSG पूछते हैं, माई क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर वॉज डिफिकल्ट फॉर यू टू डब? यार मैं एक वो माशा एंड द बेयर करके एक शो करती हूँ जिसमें वो बच्चे की आवाज़ है जो बहुत ही पतली आवाज है, तो वो करते वक्त थोड़ी डिफिकल्टी होती है। माशा एंड द बियर में माशा की वॉइस करती हो तुम? अरे वाह, वेरी नाइस। उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है एक टाइम बाद, हाँ, उसको सस्टेन करने में ना, जो थोड़ा सा। ओह, तुम फिर से आ गए। जरा इसे देखो, ये कितना प्यारा है ना। ओह, मेरा नन्हा प्यारा सा बच्चा। कामी ओवो, नाम इनके इंटरेस्टिंग होते हैं भाई। कामी ओवो, OWO, ऐसे बोलते हैं ना भैया नाम है तुम्हारा। हाउ डू यू डील विद क्रिटिसिज्म? Cause anime dubs are by nature both a translation and adaptation, so it is inevitable that there more often than not will be mistakes made cause the staff isn't as attached as familiar with the source. Example, in the community, a lot of people did not like how unnatural the one-to-one dialogues in Free Reign was at times, and many had problems with you being casted as voice actors. अच्छा, क्रिटिसिज्म की बात पूछी इसने कि कभी कोई कैसे कैरेक्टर के लिए आजकल काफ़ी ये मैसेजेस होने लगे हैं, बोलने लगा ये कैरेक्टर की वॉइस चेंज करो, ये कास्टिंग चेंज करो। ठीक है, उनको पसंद नहीं आ रहा है, चीज़ें नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ, या तुम उसको कैसे डील करती हो, या क्या सोचती हो इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है हो सकता है अब मैंने थ्रू आउट द कुछ एक एपिसोड में शायद कम परफॉर्म किया होगा। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार आप डब करते करते जब आप मोनोटोनस हो जाते हो, इन द सेंस उस मोनोटनी से कि आप सुबह निकल रहे हो और पूरे दिन डब कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे जो प्रोसेस को जब आप एंजॉय कर रहे थे, वो एंजॉयमेंट नहीं रह जाती है, वो काम हो जाता है। तो उस चक्कर में शायद कभी कोई एपिसोड्स, कभी कोई डायलॉग्स हुआ होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, या मैं कुछ और, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, या तो मुझे डांस वर्कशॉप करना पसंद है, तो मैं एक उस मोनोटनी को तोड़ने की कोशिश करती हूँ कुछ अलग करके, ताकि फिर जब फ्रेश माइंड से स्टार्ट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ा अगर मैंने जो गलतियाँ की हैं तो मैं उसे, बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई अपनी मोनोटोनी कैसे ब्रेक करनी है, हमारे और इंटरेस्ट्स क्या हैं, हम अपने दिमाग को कैसे कुछ और चीज़ में लगाएं ताकि दोबारा उसमें काम करें जो हमारा मेन काम है, उसमें एक नई फ्रेशनेस आए, उसमें एक नया रवानगी आए, नया जुनून के साथ काम किया जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। इंडियन डबिंग इंडस्ट्री फॉर मेजर रोल्स इज बेस्ड ऑन bias and connection you have with the casting directors and studio head. The idea more often than is not to find the best voice, but to find who can do this fast, efficient, and at low overhead, even for big popular anime project. Isn't it demotivating for new talent? लड़का बड़ा डिटेल में पूछता है। कामी ओवो, यार मुझे लगता है कि ऐसा होता है क्या कि कास्टिंग मतलब
स्टूडियोज सारे, मुझे लगता है बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे जगह पर डब करते हैं। अब वही है कि न्यू टैलेंट्स के लिए यार हर किसी की जर्नी वैसे होती है कि आपको इनिशियली ऐसा नहीं है कि आप आओगे, आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा दिलाना उस डायरेक्टर को, उस इंजीनियर को, वो भरोसा दिलाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो धीरे धीरे आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे तो नए टैलेंट्स को मिलता है अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है। पर ठीक है, कुछ कुछ जगहों के अपने आर्टिस्ट होते हैं तो वो पहले कि कंफर्ट जोन बन जाता है कभी कभार आर्टिस्ट और डायरेक्टर का। बट देन ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिडली नहीं हम इनसे ही कराएंगे, इनसे नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसका जवाब मैं भी दूं नताशा, तुमसे पूछा सवाल लेकिन मैं भी दे दूं क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ। तुमने ऐसा पूछा है कामी ओवो कि बायसनेस में मिलते हैं, कनेक्शन में मिलते हैं डायरेक्टर से या स्टूडियो हेड से। देखो यार, ज़िंदगी में ना हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के, हर इंडस्ट्री में हर तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे को भी ये प्रॉब्लम होती है कि कभी भी कास्टिंग के लिए आप लोग नए लोगों से ट्राई करो, चीज़ें करो। बट एक तुमने से सवाल पूछा है कि ताकि डबिंग टाइम कम हो, फास्ट काम हो, वो एक स्टूडियो की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि पूरे इकोसिस्टम में हमारे इतना पैसा नहीं होता है कि स्टूडियो को भी पैसा बचे, आर्टिस्ट को भी पैसा दे, राइटर्स को भी पैसा दे, है ही नहीं पैसे। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोकलाइजेशन के लिए पैसा असाइन हो रहा है वो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है ज़्यादा। क्वालिटी, हम लोग काम करते हैं जो हमको काम मिलता है, हम लोग काम जनरेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग को काम जब आता है, जितने बड़े बड़े स्टूडियोज हों, राइटर्स हों, आर्टिस्ट हों, उनको काम मिलता है बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू। जब वो काम देते हैं, वो एक बजट तय करते हैं, उस हिसाब से प्रोड्यूसर्स डिसाइड करता है, आर्टिस्ट उस हिसाब से प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, राइटर है ना, अपने स्टाफ को। तो उनके सामने भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है। तुम लोगों को तो लगता है ये कैरेक्टर इसने करना चाहिए था, इसने किया, उसने किया, ऐसा नहीं होता है। बहुत इसमें ये प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूसर्स भी, उनके हाथ भी बंधे हुए रहते हैं। या उनको एक प्रोजेक्ट 10 दिन में ख़त्म करना तो ख़त्म करना ही है भाई। उसमें वो उनको लेगा जो अवेलेबल आर्टिस्ट होंगे, जो फास्ट काम करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस है। किसी भी इंडस्ट्री का एक अलग एक पॉलिटिक्स होती है, एक फ्लो होता है, एक डूज एंड डोंट्स होते हैं। Correct. और इसमें हम सब एक उसके हिस्से हैं, आर्टिस्ट उसका एक पार्ट है। बट गुड क्वेश्चन। ठीक है। डू यू थिंक डबिंग शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसलेशन और शुड बी व्यूड एंड मेड फ्रॉम एन अडेप्टेशन टू न्यू लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू? इन द पास्ट द लेटर वाज द केस फॉर द was the case, but for anime that is rare these days and strict translation loses the souls of the source. What's your opinion? ट्रांसलेशन में कभी कुछ ऐसा आपको दिक्कत होती है या आप कुछ? कभी कभार ऐसे होता है कि अगर कुछ ऐसी लाइन लिखी है जो ऐसे आपको लगता है कि ये शायद गूगल ट्रांसलेट कर दिया या डायरेक्टर, मतलब उतना इफेक्ट नहीं है एज ए कैरेक्टर आप लोगों को भी लगता है। बट देन ठीक है, वो फिर वो मुझे लगता है डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट और इंजीनियर का काम है कि मिलके आप उसको कैसे कोशिश करें लोकलाइज या अडेप्ट करने की, जैसे वो बोल रहे हैं। तो कोशिश तो करते हैं, अब सीख ही रहे तो वैसे कोशिश करते करते अडेप्ट कर रहे हैं। करेक्ट। और ये भी पूछ रहे हैं अडेप्टेशन। देखो यार, ये ना मेकर्स और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी मर्जी होती है कि वो अपने शो को किस तरह से लोकलाइज कराना चाहते हैं। वो निटिग्रिटीज या जो भी थॉट इन टर्म्स ऑफ कुछ भी वर्ड्स हैं वो रिटेन करना चाहते हैं कि नहीं लोकलाइजेशन में, वो उनकी मर्जी होती है। डायरेक्टर्स राइटर्स अपने तरफ से नहीं करते हैं। जो ओनर है, जिसकी IP है, वो डिसाइड करता है, उस हिसाब से यहाँ पर काम होता है ना। कोई वॉइस आर्टिस्ट अपने मन से कुछ नहीं बोल देगा अनटिल अनलेस उस उस जोन में अगर चीज़ें हैं तो वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत वैसी चेंज है या बहुत रिटेन करने वाली चीज़ें हैं, वो जिनकी IP होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन टर्म्स ऑफ जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं, तब हम लोग ऐसा करवाते हैं, है ना। आर्टिस्ट तो सबसे लास्ट में आता है, सिर्फ आवाज़ देने बोलने के लिए, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। बट थैंक यू फॉर दीज क्वेश्चंस कामी ओवा, अच्छे इंटेलिजेंट क्वेश्चन है तुम्हारे। लेजी AMV पूछते हैं कि लव योर वर्क ऑन मैनी एनिमे बट आई लव योर वॉइस ऑन आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेटेड इन माई क्लास एंड आर्या हाइडिंग हर फीलिंग्स इन रेशिया। माई क्वेश्चन इज हाउ डू यू गेट चांस टू डब दैट एनिमे? ऑडिशन। कुशाल 99004 बोलता है नताशा मैम बिग फैन, आपका पहला हिंदी डब जो जापानीज एनिमे कौन सा है? पोकेमॉन है। तो चिज़रू, मिजुहारा, आलिया, अकाने जैसे कैरेक्टर जो बहुत चिल्लाते हैं, उसमें आपके गले पर स्ट्रेन होता है क्या? नहीं, वो मैं कर लेती हूँ आसानी से। यार अभी तक इतना फ्लो बन गया है चीज़ों का, तो हर ऐसे छोटे मोटे चीज़ों में स्ट्रेन कुछ नहीं आता है। बाय द वे, जब आप चिल्लाते हो तो आपकी वॉइस और स्वीट लगती है।
थैंक यू। कुशाल बोल रहा है। चिलन जी लाइव बोलते हैं नमस्ते नताशा जी, आपने फेरिया को डब किया है, मैंने ये शो बचपन में देखा था घर वालों के साथ, आपकी वॉइस फेरिया पर बहुत सूट करती है, मैं ये आवाज़ फिर से सुनना चाहता हूँ, कोई एक फेरिया का डायलॉग बोल दीजिए, वैसे आपकी वॉइस टॉप नॉच है। मुझे तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं। यार मुझे एक चांस तो दो। एक्सक्यूज मी, किस चीज का चांस दो? गलती सुधारने का चांस। इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू चिलन जील पूछने के लिए सवाल। हम्माद मुबारक पूछते हैं, शी इज़ द हाउस होल्ड नेम इन एनिमे हिंदी डबिंग, हर रशियन प्रोनाउंसिएशन इन आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन वाज अमेजिंग। थैंक यू। तारीफ हो रही है तुम्हारी। थैंक यू। हम्माद मुबारक तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। दी एंडरमैन ऑफिशियल, कोई टिप्स जो आप डबिंग में आना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स में यार मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग तो हर कोई बोलता ही है, पर उसके अलावा मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्या करती थी, तभी तो OTT था नहीं, नेटफ्लिक्स वगैरह था नहीं, तो मेरे पास एक DVD थी बारबी की, तो मैं क्या करती थी उसको DVD अपना प्ले कर देती थी और इंग्लिश सुन के हिंदी डायलॉग्स खुद बना देती थी। वेरी नाइस। और फिर TV प्ले करके उसके साथ साथ हिंदी बोलती थी प्रैक्टिस करने के लिए। दिस वाज जब मैं वर्कशॉप करती थी, तब घर आके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती थी, क्योंकि मुझे भी बोला गया था कि रीडिंग करनी चाहिए, पर अब मैं वो इंसान मैं रीडिंग ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती थी तब, क्योंकि मैं बोर हो जाती थी, तो मैं क्या करती थी 15 मिनट रीड कर लेती हूँ, फिर ऐसे ये एक्सरसाइज मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, बहुत सही एक्सरसाइज है। हाँ। कि आप खुद घर में कर लो ना चीज़ें। हाँ। और अभी तो क्या है, मैंने एक एक्सरसाइज ऐसे बोली थी कि 5 मिनट इंग्लिश में देखो या जो भी सोर्स लैंग्वेज, और 5 मिनट उसी को हिंदी में देखो। हाँ। और उसके बाद हिंदी अपने डायलॉग लिख लो, और जब इंग्लिश चला के उसमें बोलो, हर कैरेक्टर को करो। हाँ, सिंक का आइडिया होगा, फ्लो का आइडिया होगा। करेक्ट, और वो करने में भी मजा आता है घर पे बैठे बैठे, तो आप गुड, practice तो समझ गए ना, ये करो। आदित्य राज पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन इज नताशा मैम ऑलमोस्ट हर क्रंची रोल डब्ड में एनीमे में इतनी अच्छी डबिंग कैसे कर लेती हैं? ऑलमोस्ट हर डब्ड एनीमे में उनकी वॉइस किसी न किसी फीमेल कैरेक्टर की होती ही है। और फायर स्टार भेजे, उसने खुश हो रखा है बड़ा इमोजीज लगा के। यार मजा आता है, करती हूँ, थोड़ी आवाज अलग करने की कोशिश करती हूँ, जैसे डिपेंड अगर वो यू एंजॉय एनीमे द मोस्ट, है ना, जैसा हमारे बातों से लगा। मजा आता है डब करके, तो जो भी कैरेक्टर मिलता कर लेती हो। हाँ। यार थैंक यू दोस्तों ये सब सवाल पूछने के लिए। नताशा यार बड़ा मज़ा आया तुम्हारे साथ बात करके, और ये मेरा अभी तक का जितने भी 20-25 से ज़्यादा मैंने कर लिए पॉडकास्ट, ये उसमें से एक काफ़ी इंस्पायरिंग सा, और जो स्टोरी है तुम्हारी, जो तुम्हारा हसल है, जो तुम्हारी अप्रोच रही है जीवन में, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आने के लिए और बातें करने के लिए। तुम मना कर रही थी कि मुझे बातें नहीं करनी है। दोस्तों अच्छा किया ना, नताशा आई, नताशा ने अच्छा डिसीजन लिया ना विचार एंड वाइब्स में आने का, और मुझसे बात करने का, और आप तक अपनी बात पहुँचाने का मेरे ज़रिए। अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जाते जाते मैं ना एक रैपिड फायर खेलता हूँ, और थोड़ा सा कल्मिनेट करते हैं इस पॉडकास्ट को। काफ़ी अच्छा हो गया, पता नहीं चला समय का। हाँ। लेकिन बातें इतनी अमेजिंग रही कि पता नहीं चला, आप लोगों को भी नहीं पता चला होगा। तो रैपिड फायर शुरू करते हैं तुम्हारे साथ। पावरपफ गर्ल्स में बबल्स, और सुपर हीरो जो DC सुपर हीरो गर्ल्स में बैट गर्ल, कौन सी वाली सुपर हीरो तुम्हें रियल लाइफ में चाहिए होती? बैट गर्ल। हाँ। कौन सा जॉनरा तुम्हारा पर्सनल फेवरेट है, कॉमेडी, एक्शन या इमोशनल? कॉमेडी करना तुम्हें ज्यादा पसंद है? हाँ। नाइस। वैसे इमोशनल भी पसंद है, पर कॉमेडी ज्यादा है। हाँ। ऐसा कोई तुम्हारा कैरेक्टर है जो तुम्हारा जिससे बहुत ही पर्सनली कनेक्शन फील हुआ हो, एकदम दिल से? मैं फेरिहा ही बोलूंगी, क्योंकि वो ही मैं बहुत कनेक्ट हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। टर्निंग पॉइंट भी रहा है उस लेवल पे भी है, कैरेक्टर भी इतना खूबसूरत है, परफॉर्म भी तुमने अच्छा किया। नाइस। एनिमे डबिंग वर्सेस लाइव एक्शन डबिंग, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क फील होता है एज एन आर्टिस्ट? एनिमे में मुझे लगता है बहुत ओवर द टॉप भी जा सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो, एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, मज़ा आता है। लाइव का अलग प्रोसेस है। मुझे लगता है कि आप जितना हाई और जितना कैरिकेचरिश मैं नहीं बोल सकती एनिमेशन में, पर वो आप लाइव में नहीं कर सकते हो। एक तरीके से आपको बोलना होता है, नेचुरल, बहुत फ्लो बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है कि उसमें आप कुछ भी ओवर द टॉप ज़रा भी करोगे तो वो फेस पर जाएगा नहीं।
मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो कैरेक्टर ड्रिवन होता है, जो सटल लेवल पे चीज़ें चलती हैं लाइव एक्शन में। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें कोई एनिमे कैरेक्टर की तरह एक दिन जीने का मौका मिलेगा तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? आलिया, आई गेस। रसियन बोलना चाहती हो? रशियन बोल गई। नाइस, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे कुछ कैरेक्टर्स के नाम लेता हूँ, तुमको उन कैरेक्टर्स को ना एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। एरियल, एक्सप्लोरर, टाइटेनिया, बैडएस, माशा, इस धरती की सबसे क्यूटेस्ट बच्ची है वो। बहुत क्यूट है। कोनो हामरू, चेला, चेला, चमचा, हाँ ठीक है। निमोना, क्रेजी एंड वन ऑफ माय बेस्ट कैरेक्टर्स। मुझे लगता है परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत मजा आया था निमोना। you enjoyed the most. I enjoyed. Very nice. अच्छा, तुम्हारा कोई डबिंग का रिचुअल है क्या, कि मतलब ग्रीन टी पीना वार्म अप के लिए या मिरर के सामने डायलॉग प्रैक्टिस करना, ऐसा कुछ करती हो, किया है कभी लाइफ में? मैं बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा, तो ऐसे मैं नहाते वक्त या बाथरूम में चीजें करते वक्त कभी कभार गाना गाती हूँ या डायलॉग्स बोलती हूँ। अच्छा, तो डायलॉग भी बोलती हो? हाँ, ऐसे ही जब मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी ने मुझे ये बोल दिया या वो बोल दिया और मैं जब कम बैक नहीं कर पाती तो बाथरूम में अकेले ऐसे बोलना चाहिए था, वहाँ पर बोलना चाहिए था। ओके, तो इसी से तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, मतलब यही तुम्हारा प्रैक्टिस है, यही तुम्हारा रिचुअल है, सब कुछ यही है। कभी कभार वो गर्म पानी ग्रीन टी तो चलता रहता है। अगर तुम्हारी लाइफ एक एनिमेटेड शो होता तो उसका क्या नाम हो सकता था? मैंने कुछ लिखा है, तुम बताना तुम्हें सबसे अच्छा नाम कौन सा लगा। मिशन माइक पॉसिबल, नताशा बियॉन्ड द बूथ, वॉइस वाली लड़की, या आवाजों का आंदोलन? मिशन माइक पॉसिबल। मिशन माइक पॉसिबल। नाइस, मुझे भी ये सबसे अच्छा लगा था वैसे, जब हमारी टीम इसको डिसाइड कर रही थी। तो लास्ट में नताशा जॉन के फैंस के लिए एक स्पेशल मैसेज क्या रहेगा, और फिर सबसे फेवरेट लाइन किसी भी कैरेक्टर की तुम्हें वॉइस निकाल के बोलनी है। सबसे पहले तुम मैसेज दो। थैंक यू सो मच गाइज कि आपको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया और आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे। एंड किसी ने ये भी आई गेस पूछा कि उन्हें मेरी परफॉर्मेंस कहीं नहीं अच्छी लगी, जो कि मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि हाँ ये तो आपकी नहीं, उसने नहीं बोला नहीं लगी, उसने बोला कि क्रिटिसाइज हुई, बहुत लोगों ने बोला कि इनको वॉइस एक्टर नहीं लेना चाहिए था, और बहुत लोगों ने बोला लेना चाहिए था, मतलब वो हुआ था। हाँ, तो वो भी मुझे उस ऑनेस्टी के साथ उन्होंने लिखा, ठीक है मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर मैंने कुछ कम ज़्यादा किया होगा तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं वो इम्प्रूव करूंगी। एंड ऐसे ही देखते रहिए आप हमारी डबिंग, एंड बताते रहिए क्या अच्छा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या इम्प्रूव हो रहा है, हम कर सकते हैं। करेक्ट। तो नाइस, बहुत स्वीट है नताशा। और ये सादगी है ना, यही आपको आगे तक ले जाती है ना। ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट सजेशंस एंड रेडी टू एक्सप्लोरेशन का नतीजा है जो नताशा आज नताशा है ना, जो आपने पूरा पॉडकास्ट सुना होगा तो तुम्हें पता चला होगा। और हाँ, कोई भी कैरेक्टर की वॉइस आपको निकालनी है। एक मैंने टर्निंग रेड करके एक मूवी की थी। टर्निंग रेड में आपको वॉइस इंडिया वॉइस फर्स्ट में अवार्ड भी मिला था बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए ना। हाँ, वॉइस फीमेल वॉइस के लिए। वेरी नाइस। हाँ, तो उसमें वो बच्ची होती है, मेलिन ली उसका नाम होता है। तो छोटी बच्ची होती है, तो वो ऐसे बोलती है, मैं हूँ मेलिन ली और जब से मैं 13 साल की हुई सुनती हूँ अपने दिल का हाल, चलती हूँ अपनी चाल 24/7 365। क्या बात है। और इसके लिए तुम्हें इंडिया वॉइस फेस्ट में बेस्ट एनिमेटेड फीमेल वॉइस का अवार्ड मिला था ना। तो कभी कुछ नहीं मांगा, बचपन से ही मैं उनकी आज्ञाकारी में रही हूँ। पूजा पाठ, पढ़ाई, वायलिन, भरतनाट्यम। हाँ, हमने पेरेंट्स की हर बात मानी, फिर भी उन्हें हम पर भरोसा नहीं तो फायदा क्या। वाओ, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। एंड एक आखिरी सवाल और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस पूरे डबिंग के दौरान, तुम डबिंग प्रोसेस के दौरान पिछले 10-12 सालों से जब से तुम कर रही हो, एक लाइन जो बार बार तुमने बोली है डबिंग में, जो तुम्हें सपनों में भी आई हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे यहाँ। माशा जो है, अच्छा। तो वो हे बेर है, वो पूरे टाइम जंगलों में वो अकेली बच्ची उस बेर के साथ रहती है। तो जब देखो तो वो बेर को ढूंढती रहती है। तो मैं मतलब वो एक कैरेक्टर है जो मेरे दिमाग में रह जाता है कि उसकी आवाज आती रहती है।
क्या कुछ लाइन है माशा की, सुनाओ। हे बेर, तुम कहाँ चले गए थे? आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट लाना ही भूल गई। वाह, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। माशा की वॉइस तुम कब से निकाल रही हो? मैं आई थिंक 2016-17। मतलब जब इंडिया में आया था हिंदी में तुम ही हो वॉइस? हाँ, मतलब उसका भी ऑडिशन हुआ था। वेरी नाइस, वेरी। उसके गाने भी गाए हैं मैंने। है? हाँ। गाना सुनाओ यार एक। अरे बाप रे, याद है? ऐसे तो नहीं कोई फिल्म का गाना आवाज में कर सकती। हाँ, फिल्म का आवाज माशा की वॉइस में। ओके। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, एक ताजा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। क्या बात है यार, तुमको तो ऐसा बाथरूम ना अपने साथ लेके चलना चाहिए स्टेज पर, और स्टेज परफॉर्मेंस कर सकती हो तुम इस सिंगिंग के साथ। अच्छा लगा ना आप लोगों को भी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नताशा, थैंक यू सो मच अपना इतना अमेजिंग सा, इतना इंस्पायरिंग सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जिसने भी ये पूरा पॉडकास्ट देखा होगा उसको भी काफ़ी इंस्पायरिंग रहा होगा, उसके लिए भी काफ़ी लर्निंग्स रही होंगी इस पॉडकास्ट के थ्रू, तुम्हारी जर्नी के थ्रू। और थैंक यू सो मच हमसे शेयर करने के लिए। तुम आ नहीं रही थी, तुम आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। ये मेरा वन ऑफ द फियर्स है, कैमरा को फेस करना, जो आज आपने मुझे हेल्प किया है। सो थैंक यू सो मच। नहीं, तुम बहुत अच्छा बोली यार, मजा आया। मज़ा आया ना तुम्हें? बहुत। मुझे भी मज़ा आया, और इन सब तुम लोग को मज़ा आया हो ना सुनने में। और कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छा क्या लगा तुमको, और नताशा को बताओ तुम कि वो कितना अच्छा बोलती है माइक के सामने और कैमरा के सामने भी, है ना। और ये छोटा सा तोहफा है जो विचारन वाइब्स में हम अपने गेस्ट्स को देते हैं। थैंक यू सो मच नताशा। क्यूट है ये। क्यूट है, अच्छा लगा? थैंक यू सो मच। आई एम श्योर नताशा की जर्नी आपको काफ़ी इंस्पायरिंग लगी होगी, और इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको बहुत सारी कुछ नई चीज़ें मिली होंगी, लाइफ के बारे में पता चला होगा, कुछ वॉइसिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चला होगा। काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं अभी, लेकिन एक पॉडकास्ट आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान या नॉलेज का हो या कुछ लर्निंग दे के जाएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है विचार एंड वाइब्स के पॉडकास्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जिसको आपको लगता है सुनना चाहिए, देखना चाहिए। कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा लगा, नताशा की सबसे अच्छी बात तुमको कौन सी लगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अगले गेस्ट के सवाल तैयार रखो, गेस्ट बताता हूँ। थैंक यू सो मच नताशा। थैंक यू।